सबसे पहले ये जानना चाहेंगे मैम कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी को आखिर लाया क्यों गया हिंदुस्तान में? कि हमें सबसे ज़्यादा जिसकी ज़रूरत है वो स्किल्स की है। कि सर ये बहुत राइट क्वेश्चन। हम लोग स्कूल में थे तो 10th क्लास में 9th क्लास में हमको ऐसी चीज़ें पढ़ाई जाती थी जो आज तक उन्हें ज़िंदगी में कभी काम नहीं। ओनली डिग्री के बेसिस पर उनको जॉब नहीं मिलने वाला है, ये उन्हें अच्छी तरह से क्लियर है। चाणक्य ने भी अपनी एक बुक में लिखा है कि आप 10 साल तक अपने जो बच्चे हैं, तब उन्होंने बुद्धिज़्म को फॉलो करना स्टार्ट किया था। तब उन्होंने धीरे से थोड़ी बहुत कोडिंग करना सीखी थी। वेरी वेलकम वैशाली मैम, थैंक यू फॉर कमिंग मैम। थैंक यू सर। सो हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे मैम कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी को आखिर लाया क्यों गया हिंदुस्तान में? सो देखिए, बेसिकली एजुकेशन पॉलिसीज़ तो कंटिन्यूशन में बन रही है। अगर हम हिस्ट्री लेवल की भी बात करते हैं तो 47 में जब हमें लिटरेसी की रिक्वायरमेंट थी कि हमारे पास एजुकेशन बिल्कुल कम था, दैट टाइम भी पॉलिसीज़ बनी। 68 में बनी, 80s में बनी, कंटिन्यूएशन में हर डिकेड में पॉलिसीज़ बनाई गई, बट उनको बहुत ज़्यादा वीकेंड से हाईलाइट नहीं किया गया, बिकॉज दैट टाइम हमारे पास डिग्री लेने वाले जो स्टूडेंट्स थे या जनरेशन थी वो बहुत कम थी। अगर मैं आपको बात कहूँ कि लाइक मेरे पेरेंट्स की अगर मैं बात करती हूँ या उस जनरेशन की बात करती हूँ, जब 70s की अगर हम बात करते हैं, तो क्या था उस समय सिनेरियो? अगर किसी ने ग्रेजुएशन कर लिया है तो दैट टाइम रेलवेज, बैंकिंग, ये मेजर सेक्टर्स खुद उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर सेंड करते थे विद पैकेजेस। एंड अब क्या जनरेशन है कि जनरेशन डिग्री ले लेकर दे आर गेटिंग द डिग्रीज एंड देन उसके बाद वो हर कंपनी के पास जा रही है कि मुझे अपॉइंटमेंट दे दीजिए। तो एक मेजर डिफरेंस आ चुका है कि ये हमें अब सोचने की ज़रूरत थी कि वाई डिग्रीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर जॉब्स। मतलब पहले थोड़ा सा लोग जो थे वो अनस्किल्ड सेक्टर में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते थे। यानी इंडिया था ही वैसा, शायद एग्रीकल्चर को हम बहुत ज़्यादा इकोनॉमी का जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आता था वो एग्रीकल्चर सेक्टर से आता था। एंड अब जो है वो सॉफ्टवेयर से और कई सारे अलग अलग फील्ड से हमारे इकोनॉमी चलती है। एंड जैसे जैसे हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ रही है वैसे ही शायद आज स्किल्ड वर्कर्स भी आज भी उसकी भी कमी आज भी बरकरार ही है, क्योंकि लोग पढ़ लिख तो ज़रूर लेते हैं मैम, बट आज भी जो कंपनीज़ को जो स्किल्स चाहिए, क्योंकि आज मैंने देखा मैम कि जैसे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री आज इंडिया में आना चाहती है, आज हमारे फाइटर जेट्स की इंडस्ट्रीज आज हमारे इंडिया में आना चाहती है, बट वो आ नहीं पा रही है। रीज़न बिकॉज लोग वो चीज़ को उस टेक्नोलॉजी के लिए वो वेल इक्विप्ड या वेल ट्रेंड ही नहीं है। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है मैम? इसका यही, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी कि जो टेक्नोलॉजी है और जो स्किल्स हैं, अब उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। डिग्री एम्फेसिस तो हो गया कि ठीक है, एक हमारा एक सिनेरियो ऐसा था कि जब हमें बहुत ज़्यादा ऐसा था कि हर बच्चे के पास डिग्री होनी चाहिए, तो वहाँ पर गवर्नमेंट पहुँच चुकी है या वहाँ तक हमारा एजुकेशन लेवल पहुँच चुका है कि आज आप फार्मर बैकग्राउंड के स्टूडेंट को ले लीजिए, आज आप इंडस्ट्री बैकग्राउंड के, सभी के पास डिग्री अवेलेबल है। डिग्री अब हमारा मोटो नहीं रह गया है, डिग्री तो ईजिली मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं या बहुत सारे वी कैन से सोर्सेज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अगर बच्चा रेगुलर जाकर नहीं पढ़ पा रहा है तो वो डिस्टेंस एजुकेशन लेकर डिग्री ले लेगा अपने लिए। इसके लिए आप बहुत अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस हैं डिस्टेंस पे, जैसे वी कैन से इग्नू है, ठीक है, एक वो बहुत अच्छा है। देन ओपन यूनिवर्सिटीज़ हर स्टेट के पास अपनी होती है, तो उसके थ्रू भी बच्चा एजुकेशन ले रहा है और डिग्री ले रहा है। बट जैसा अभी आप भी बोल रहे थे कि हमें सबसे ज़्यादा जिसकी ज़रूरत है वो स्किल्स की है। तो यही स्किल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी और वी कैन से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया है एक न्यू इम्पैक्ट के साथ, जिसका मोटो एक तो क्रिएटिवनेस होगा, क्रिटिकल थिंकिंग होगा, रिसर्च होगा, एंड ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो इसमें स्किल्स की सबसे ज़्यादा डिमांड रहेगी। जो आपका एजुकेशन होगा वो स्किल्ड बेस होगा। ओके ये एजुकेशन पॉलिसी सिर्फ हायर एजुकेशन पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है, ये एजुकेशन पॉलिसी आपकी प्राइमरी लेवल से स्टार्ट हो रही है। ओके, 6th स्टैंडर्ड में जो स्टूडेंट है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी अब उसे कोडिंग सिखाएगा। ओके, जैसा आप बोल रहे थे कि कंपनीज आना चाह रही हैं, तो उसे वो वर्कर्स, वो एटमॉस्फेयर नहीं मिल पा रहा है, वो एम्प्लॉयज नहीं मिल पा रहे हैं। तो अब आप वो जनरेशन के लिए सोचिए जो 6th स्टैंडर्ड में अगर कोडिंग सीख कर आएगा तो उसका यूजी लेवल, पीजी लेवल किस स्टैंडर्ड का होगा। करेक्ट। एक ये पॉइंट है हमारे पास। मैम
लाइक जब मैं स्कूल में था तो ऐसे मुझे बहुत से लोगों के कुछ क्वेश्चंस भी हैं कि जब हम लोग स्कूल में थे तो 10th क्लास में 9th क्लास में हमको ऐसी चीज़ें पढ़ाई जाती थी जो आज तक उन्हें ज़िंदगी में कभी काम नहीं, लाइक ट्रिग्नोमेट्री, बहुत सारी ऐसी मैथ्स में स्पेसिफिकली लोगों को मैथ्स से बहुत ज़्यादा बच्चों को डर लगता है। तो मुझे तो क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आज भी याद है कि सबसे ज़्यादा मार्क्स मेरे उसी में कटते थे। तो ये चीज़ें हमारे फिर कोर्स करिकुलम में कभी हटाई क्यों नहीं गई? जब हमारा कोर्स करिकुलम अगर हर एक डेकेड में अगर वो इम्प्रोवाइज हो रहा था तो क्या वो ग्राउंड लेवल तक वो चीज़ इम्प्रोवाइजेशन पहुंच नहीं पा रही थी या क्या कमी रह गई थी? सर देखिए, इसका बेसिक रीज़न ये है कि एक अगर हम साइकोलॉजिकल भी बात करते हैं तो हमें एक स्टैंडर्ड तक सभी स्टूडेंट को इक्वल एजुकेशन और इक्वल नॉलेज देना रहेगा, एक बेसिक प्रोवाइड करना रहेगा। जैसे आप देखिए ना, अगर हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी तो हमने 10th तक ही पढ़ी, 10th के बाद हमने कभी उसको नहीं पढ़ा बिकॉज वो हमारा लेवल नहीं था। एंड चेंजेस काफ़ी हो रहे हैं। अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो CBSE ने खुद ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है कि उसने बेसिक एंड स्टैंडर्ड मैथ्स अलग अलग किया है इन हाई स्कूल। ओके। तो अगर स्टूडेंट को मैथमेटिक्स नहीं लेना है 11th-12th में तो ही और शी कैन ऑप्ट बेसिक मैथमेटिक्स। व्हाट इज द डिफरेंस इन बेसिक एंड स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स? टॉपिक्स सेम रहेंगे बट एग्जामिनेशन लेवल जो स्टूडेंट के ऊपर स्ट्रेस जाता है वो कम हो जाता है, डिफिकल्टी लेवल कम होता है, पेपर सेटिंग भी डिफरेंट होता है। बेसिक वालों का पेपर नॉर्मल NCERT बेस आता है प्योरली, ओके। बट जो स्टैंडर्ड वाले रहते हैं उनके लिए हाई लेवल पेपर आता है। मैम बट फिर उसमें तो अगर देखा जाए कि अगर मैं बेसिक मैथ्स लेके अगर अपना 90% स्कोर कर रहा हूँ और कोई एडवांस मैथ्स लेके अगर 90% स्कोर करे तो उसमें मुझ में फिर डिफरेंशिएशन कैसे होगा? इट मीन्स देखिए, बट डिफरेंशिएट करने की भी ज़रूरत नहीं है। अभी हमें यहाँ ज़रूरत थी, जैसे आपका प्रॉब्लम था कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, जो आपका क्वेश्चन था, तो उसका एक क्वेश्चन था कि हमको एक लेवल तक हमने सबको सब चीज़ें नॉर्मलाइज करके पढ़ा दी हैं। करेक्ट। ठीक है, 10th स्टैंडर्ड तक हमने उस 15-16 ईयर्स तक के स्टूडेंट को सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी हैं, ठीक है, एज पर आवर एजुकेशन सिस्टम। करेक्ट। बट अगर अब बात करते हैं लेवल की, जो आप बोल रहे हैं 90% एंड 90%, बट 90% वाला बच्चा एज पर CBSE वो मैथमेटिकल बैकग्राउंड पे जाने ही नहीं वाला है ना। ये 90% वाला जो स्टैंडर्डाइज लेगा, इसकी कंपटीशन उन्हीं 90% वाले बच्चों से होगी जो स्टैंडर्ड लेकर आए। ओके। उसकी कंपटीशन बेसिक वाले मैथ्स वाले बच्चे से नहीं होने वाली है बिकॉज उसका लेवल ही नहीं है या उसकी इच्छा ही नहीं है ओके। उस स्ट्रीम में आगे बढ़ने की, उसको इंजीनियरिंग करना ही नहीं है। सो दिस मीन्स कि जब कंपनीज अब आने वाले समय में जब कंपनीज अपनी जॉब ऑफरिंग्स या JDs लिखेंगी तो उस JD में ये चीज़ क्लियरली मेंशन होगी कि उन्हें बेसिक मैथ्स वाला पर्सन चाहिए या स्टैंडर्ड मैथ्स वाला पर्सन चाहिए। डेफिनेटली उनको दिख ही जाएगा ना। ज़्यादा एनालिटिकल स्किल्स वाला पर्सन चाहिए तो उन्हें स्टैंडर्ड मैथ्स वाला पर्सन लगेगा। बट सर यहाँ पर अगेन मैं आपको करेक्ट करूंगी, हाई स्कूल के रिजल्ट से तो वो डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि उन्हें किस टाइप का स्टूडेंट चाहिए, किस टाइप का एम्प्लॉय चाहिए। अगेन हम इसको अपने मेन टॉपिक पर लेकर आते हैं जो NEP है, दैट इज स्किल बेस्ड। तो अभी आप देखिए, इंजीनियरिंग डिग्री करने वाला जो स्टूडेंट है, जो नॉर्मल UG करने वाला स्टूडेंट है, वो दोनों ही एक लेवल पर जाके n नंबर ऑफ डिप्लोमास, n नंबर ऑफ सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर रहे हैं विद देयर डिग्री। ओनली डिग्री के बेसिस पर उनको जॉब नहीं मिलने वाला है, ये उन्हें अच्छी तरह से क्लियर है। ओनली डिग्री के बेसिस पर जॉब कहाँ से मिलेगा? व्हेन दे आर क्लियर फ्रॉम IIM एंड IIT। करेक्ट है ना। उसके अलावा तो उनको बहुत एफर्ट करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो दैट टाइम अभी जैसे कोर्सेज चल रहे हैं, डेटा एनालिटिक कोर्सेज हैं, बिजनेस एनालिटिक कोर्सेज हैं, तो ये एड ऑन हो जाते हैं उनकी डिग्री के साथ। एंड दैट टाइम कंपनी कैन टेक कि उन्हें उस स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट, उस कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है या नहीं है दैट टाइम। मैम आजकल के जैसे अभी रिसेंटली मैंने आर्टिकल में देख रहा था कि अभी भी लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं कि 1st से लेकर 8th तक के जो बच्चे हैं उन्हें अभी वो पास हो फेल हो बट उन्हें हर साल जो है कि क्लास में प्रमोशन दे दिया जाएगा जनरल प्रमोशन के वे में। बट जो बच्चा आज अगर 8th क्लास में आने के बाद भी अगर ABCD नहीं बोल पा रहा है या एक बेसिक अरिथमेटिक कैलकुलेशंस नहीं कर पा रहा है तो फिर उसका 8th में आने का सेंस क्या बनता है? शायद वहीं बच्चों की जो मेंटल ग्रोथ होना चाहिए थी वो कहीं ना कहीं वो हैम्पर होती है और फिर शायद वही बच्चा जो है एक वो एवरेज या एक क्लरिकल माइंडसेट के साथ ही आगे अपनी ज़िंदगी व्यतीत करता है। मैम वो उस बच्चे से हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि ही कैन बी एन इनोवेटर? सर देखिए, ये जो आपका पॉइंट है ये बेसिक एजुकेशन रिलेटेड है
है ना। करेक्ट। एजुकेशन पॉलिसी ने अगेन इसको 3+, 5+3+3 5+3+3+4 में डिवाइड किया है। करेक्ट। एंड वहीं से उनका क्रिटिकल थिंकिंग, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि 6th स्टैंडर्ड में दे हैव कोडिंग, करेक्ट। बट वो सारे ही बच्चों के लिए इम्प्लीमेंट नहीं हो जाएगा। सारे ही बच्चे, जैसे हम अभी आज के सिनेरियो की बात कर रहे हैं, तो सारे ही बच्चे इंजीनियर नहीं बन रहे हैं, सारे ही बच्चे डॉक्टर्स नहीं बन रहे हैं, ठीक है। करेक्ट है। बेसिक एजुकेशन वाले लोग भी हैं, करेक्ट है ना। हमें वर्कर्स भी चाहिए, हमें नॉर्मल एम्प्लॉयज भी चाहिए, और ये आज की डेट में नहीं, ये हमें कंटिन्यूएशन में चाहिए होंगे, बिल्कुल सही। क्योंकि एक बॉस होगा जिसके सुनने के लिए तो लोग चाहिए। करेक्ट, बिल्कुल तो सही। हम वो जो बेसिक एजुकेशन दे रहे हैं, जिसमें ठीक है वो नॉर्मल कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं, हाँ है ना, तो दैट टाइम वो एम्प्लॉय बनने की कैपेबिलिटी रखते हैं। हाँ। सेकेंड थिंग, हम 8th स्टैंडर्ड तक के बच्चे को से ये एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हैं कि वो आगे जाके क्या बनेगा, वो आज ही की डेट में पूरा हमें बता दे। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 8th 9th तक बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करते, इवन 10th तक भी अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। रिसेंटली मेरे पास एक कॉल आया था स्टूडेंट का, उसे पीजी करना है, अब काउंसलिंग के लिए उसने मुझे कॉल किया। पुणे का एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने उसके 10th के परसेंटेज एंड 12th के परसेंटेज एंड यूजी के परसेंटेज देखे, एंड दे सेड कि हम आपको MBA फाइनेंस नहीं दे सकते, ओके बिकॉज 10th में उसका 54% था। ओके ओके, तो ही वॉज डिप्रेस्ड कि मैम मेरा 10th का परसेंटेज, क्योंकि उसका 12th में 80% था, उसका यूजी में अच्छा स्कोर रहा है, हाई स्कोर रहा है, तो वो यही डिप्रेस हो रहा था कि इतनी मेहनत मैंने करी, तो सिर्फ 10th के बेसिस पर वो मुझे क्यों मना कर रहे हैं। करेक्ट आई सेड कि दैट इज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, करेक्ट। ड्रॉप दैट इंस्टीट्यूट, बिकॉज आज की डेट पे n नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट, n नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज वी हैव। आप हर सिटी में ले लीजिए, अच्छी जो एजुकेशन हब्स हैं उनकी अगर हम बात करते हैं, तो आपके पास बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं और कोई ना कोई आपको जरूर ले लेगा। ही सेड कि मेरे पास और ऑफर्स हैं, वो मैं ले रहा हूँ, बट उस कंपनी ने, उस ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया कि अगर आपका 50% है 10th में, तो हम आपको नहीं लेंगे। बट अब क्या, आप ही से क्वेश्चन, क्या वो बच्चा आगे जाके कभी कुछ नहीं करेगा क्या? नहीं, सही बात है। तो हम वो बेसिक एजुकेशन से नहीं डिनोट कर सकते हैं कि बच्चा आगे कुछ करेगा या नहीं। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, वो जैसा अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी, अभी उसने यूजी लेवल पर मेजर, माइनर, इलेक्टिव, वोकेशनल, इसमें डिवाइड कर दिया अपने पूरे करिकुलम को। ओके। मेजर में टू सब्जेक्ट्स, माइनर में 1, इलेक्टिव 1 एंड वोकेशनल 1। अभी जो वोकेशनल है दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बिकॉज ये जो वोकेशनल है इसमें स्टूडेंट अपनी चॉइस से वो पेपर ले सकता है, एंड दैट इज प्योरली वोकेशनल स्किल्ड बेस्ड सब्जेक्ट। ओके, लाइक नाउडेज डिजिटल मार्केटिंग, अंडरस्टूड। हाँ हाँ। we can talk about the taxation, we can talk about the accounting, taxation, GST, etc. तो student can take this papers on. ओके। तो ये स्किल बेस हो गए। अब अगर उसको बेसिक इकोनॉमिक्स में कम मार्क्स आ रहे हैं और उसको अकाउंट्स में GST का उसने एक अच्छा अपना हैंड कवर कर लिया है वोकेशनल के थ्रू, तो क्या उसको जॉब नहीं मिलेगी? उसके लिए मार्केट ओपन है। करेक्ट। बिकॉज वी हैव n नंबर ऑफ सेक्टर्स। एज ए कॉमर्स वी कैन से कि हमारे पास सिर्फ अकाउंट्स नहीं है, हमारे पास इकोनॉमिक्स भी है, हमारे पास मार्केटिंग भी है, हमारे पास फाइनेंस भी है, इसके अंदर हमारे पास पैकेजिंग भी आ जाता है। तो n नंबर ऑफ सेक्टर्स आर देयर। अगर कोई बच्चा इकोनॉमिक्स में अच्छा नहीं कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो टैक्सेशन में भी अच्छा नहीं करेगा। बिल्कुल सही है। वो टैक्सेशन में अच्छा कर सकता है, वो टैक्स अच्छा नहीं कर रहा है तो वो अकाउंटिंग में अच्छा कर सकता है, इकोनॉमिक्स में अच्छा कर सकता है। करेक्ट करेक्ट। तो दीज आर द सिनेरियो। सो मैम, एक जनरल मतलब बच्चों को अभी तक देखा जाए तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को एकदम क्लियर फंडा या एकदम क्लियर क्रिस्टल क्लियर इमेज नहीं है लोगों को कि एग्जैक्टली, क्योंकि वो हर साल जब से वो लॉन्च हुआ है तब से हर साल कुछ ना कुछ नए नए चेंजेस लेकर आ रहा है। सो अभी रिसेंटली जो नए चेंजेस हैं, या मैं बात करूँ तो स्टार्टिंग में जो पॉलिसी लॉन्च हुई थी वहाँ से लेकर अभी तक की उसकी जर्नी क्या रही, उसको किस तरह से पूरे देश भर में इम्प्लीमेंट किया गया। सिंस आप
पहले कॉलेजेस में भी, जैसे आपने काफ़ी इम्प्लीमेंटेशंस पे आपने वर्क करें, एचआर मिनिस्ट्री के साथ में आपके डायरेक्ट कम्युनिकेशंस आते थे. सो आई वांट टू नो कि हाउ वाज दिस इम्प्लीमेंटेड एंड रूट लेवल तक क्या वो सही से इम्प्लीमेंट आज भी हो पाया है? मतलब आज भी जो गाँव में जो आज शिक्षा के जो केंद्र हैं, वहाँ पे बच्चों को, जो वहाँ की फैकल्टीज़ क्या उस चीज़ को समझ पाई हैं, क्या उस तरीके से उसको आज वो अपने आप को चेंज कर पाई हैं कि उस नए करिकुलम के हिसाब से वो अपने आप को अडेप्ट कर पाए? देखिए सर, ये बहुत राइट क्वेश्चन है. बिकॉज अगर हम सिर्फ एमपी स्टेट की बात करते हैं, मध्य प्रदेश की बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश वॉज द सेकेंड स्टेट जिसने एनईपी इम्प्लीमेंट किया था इन हायर एजुकेशन. ओके. फर्स्ट वॉज कर्नाटका, सेकेंड वॉज एमपी. ओके. अभी उसी के साथ साथ रिलेटेड मेरे पास महाराष्ट्र के 2-3 प्रोफेसर्स आए थे. दे आर वर्किंग ऑन एनईपी. उनकी कमेटी बनी थी एंड रिसर्च फंडिंग होती है, अगर आप जानते हैं इसके बारे में. तो उनके कॉलेज को और उनके ग्रुप को रिसर्च फंडिंग मिली थी रिलेटेड विथ एनईपी पे वर्क करिए. तो दैट टाइम जो हमने देखा कि हमने इम्प्लीमेंट तो कर लिया, बट उसका प्रॉपर वी कैन से रिजल्ट जो आना चाहिए था वो नहीं आ पाया, या अभी हमें देखने को मिल रहा है. बिकॉज अभी हम बहुत अगर हम कोई भी रिजल्ट दे देते हैं इस चीज़ से रिलेटेड, तो बहुत जल्दी होगी ये चीज़. बिकॉज अभी तो एक बैच ही एनईपी पास आउट हुई है. ओके. जो 4th ईयर में है, या जो हम बात कर रहे हैं यूजी लेवल पर, उन्होंने 3 years + 1 और 3 years + 2 का ऑप्शन दे रखा है. ठीक है, तो उसके लिए ये डिसीजन बहुत जल्दी होगा कि उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है और उसका रिजल्ट आया है या नहीं. जैसा आप गांव की बात कर रहे थे, या फिर छोटे सिटीज़ की अगर हम बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं छोटे छोटे, तो डेफिनेटली वहाँ पर n नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हैं. आपने वोकेशनल की लिस्ट तो दे दी, लाइक हायर एजुकेशन ने 32 वोकेशनल कोर्सेज की लिस्ट दी है, बट इन 32 को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास 32 टाइप्स की फैकल्टीज़ होनी चाहिए. अगर हम गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करते हैं तो डेफिनेटली प्रोसीजर टफ होता है. आप पेपर में पढ़ते ही हैं कि ना यूनिवर्सिटीज़ के पास सफिशिएंट स्टाफ है, ना गवर्नमेंट कॉलेजेस के पास सफिशिएंट स्टाफ है. तो हम ये एडिशनल स्टाफ कहाँ से अरेंज करेंगे जो पर्टिकुलर फील्ड में मास्टर है, जो पर्टिकुलर वो नॉलेज प्रोवाइड कर सके. तो दैट टाइम वी नीड अ कोलैबोरेशन विद ऑर्गेनाइजेशन अदर आउटसाइड. अब अगर मैं इकोनॉमिकली वे में बात करूँ तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज इससे अदर जो भी आउटसोर्सिंग जिसको हम बोल सकते हैं, उनके लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे. जैसे वी कैन से कि जो लोग टैक्सेशन में डील करते हैं, जो लोग ब्यूटिशियन वगैरह के कोर्सेज करवाते हैं, न्यूट्रिशन के अलग से कोर्सेज करवाते हैं, सर्टिफिकेशन कोर्सेज करवाते हैं, उनके कोलैबोरेशन बढ़ जाएंगे. न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्लियरली बोलती है कि आप जो स्वयं के पोर्टल है उससे कोर्सेज करिए, उसका क्रेडिट आपकी मार्कशीट में ऐड होगा, तो दैट टाइम स्कोप बढ़ जाएगा. तो ये एक सोर्स है, वी कैन से एक वे निकाला गया है जिससे जाकर जो स्टूडेंट है जहाँ तक चीज़ें नहीं पहुँच पा रही हैं उसको यूटिलाइज करके पहुँचाई जा सकती है. मैम, मैं आपको कॉलेज का नाम तो नहीं बताऊंगा, बट इंदौर में बहुत बड़े प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स में ऐसा करवाया जाता है जब हम लोग ट्रेनिंग्स देने जाते हैं, टैली का, एक्सेल का, डिजिटल मार्केटिंग का. सो हमें ये कहा जाता है कि आप कोर्स को जो है वो 5-7 दिन में ख़त्म करवा दो, भले वो 1 महीने का कोर्स होता है. एंड लिटरली वो बच्चों को सर्टिफिकेट्स के लिए चीटिंग करा के एग्ज़ाम से पास करते हैं ताकि उनको एक कंपनी का सर्टिफिकेट मिल जाए. और बस बच्चों को जब उनके पास प्लेसमेंट्स के लिए जब बच्चे बैठें तो उन बच्चों के पास में ढेर सारे सर्टिफिकेट्स हों दिखाने के लिए. एंड अगर हम पॉलिसी अच्छी से अच्छी बना भी लें, पर इंडिया में हर चीज़ का तोड़ होता है. एग्जैक्टली हर चीज़ का तोड़ है इंडिया में. तो कहीं ना कहीं वो चीज़, आपको क्या लगता है कि क्या वो चीज़ हमें हमारे भविष्य को इम्पैक्ट नहीं करी, या जो एक उसका जो एक जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक जो रिजल्ट हम एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, क्या हम उसके साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है ये चीज़? और बड़े बड़े कॉलेजेस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्मॉल वंस. सर देखिए, अब जो पॉइंट आप बोल रहे हैं ये तो मैं भी मानती हूँ कि होता है,
उसमें क्या होता है ना सर, डबल साइडेड रहता है। एक तो फर्स्ट थिंग ये कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं है अपने राइट्स को लेकर। करेक्ट। उन्हें ऐसा लगता है कि यूजी डिग्री का कोई यूज़ नहीं है, डिग्री इवन पीजी डिग्री का भी कोई यूज़ नहीं है। मैं आपसे ये बोलने वाला था कि यूज तो एमबीए का भी नहीं रहा है मैम हाँ, आज। एग्जैक्टली। तो ऐसा नहीं है, आप कहीं ना कहीं अगर करिकुलम को बहुत सीरियसली लेते हैं तो वो यूजफुल होगा, है ना। आज नहीं आपको इम्पैक्ट आ रहा है, आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर 4 मंथ्स, इवन मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स के भी कॉल आते हैं कि मैम आपने उस दिन वो एग्जाम्पल दिया था या करिकुलम का वो पार्ट था, वो आज से 5 साल बाद यूज हो रहा है। उसको 5 साल 10 साल तक उस पर्टिकुलर टॉपिक का कहीं यूज नहीं रहा। करेक्ट करेक्ट। है ना। बट लाइफ में जाके कहाँ कौन सी चीज यूज में आ जाएगी ये नहीं पता है। सेकंड, हाँ, ये एजुकेशन पॉलिसी की प्रॉब्लम नहीं है सर, ये जो प्रॉब्लम है ये जनरेशन के साथ प्रॉब्लम है वीकेंड से, और हमारी थिंकिंग प्रोसीजर जो है उसके साथ प्रॉब्लम है। क्या कि हम यूजी को खुद ही, लाइक मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं कि मैम हम नॉन अटेंडिंग रहेंगे, ठीक है, सीरियसली बिल्कुल बिल्कुल ये मैं क्लियरली आपको बता रही हूँ, नॉन अटेंडिंग रहेंगे, है ना। बट वी सेज कि नहीं, आपको इतना परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा, बिकॉज वो हमें कंप्लीशन पर डालना रहता है आपको। बट उनकी जो डिमांड रहती है वो ये रहती है कि हम नहीं आएंगे, नहीं आने के साथ साथ हम अदर कोर्सेज जो कर रहे हैं उनकी वैल्यू उनके मन में ज़्यादा रहती है। मैं ऑलवेज एक एग्जाम्पल देती हूँ उन लोगों को कि आप एमपी के सिनेरियो को छोड़कर अगर हम साउथ या महाराष्ट्र की बात करते हैं, वहाँ के जो बच्चे रहते हैं, अगर मैं एक मुंबई के स्टूडेंट की जर्नी की बात करती हूँ तो वो सुबह 4 बजे उठ के कॉलेज भी अटेंड करता है। करेक्ट। उसके बाद वो वोकेशनल डिग्री पर भी काम करता है, सर्टिफिकेशन पर भी काम करता है, इवन पार्ट टाइम जॉब भी करता है। बिल्कुल। तो उतना वीकेंड से उतनी एनर्जी हमें अपने स्टूडेंट्स में डालने की ज़रूरत है, उतनी बच्चों में डालने की ज़रूरत है, उन्हें कंफर्ट जोन से बाहर निकालने की ज़रूरत है, जो हमारे सोसाइटी में नहीं है एक्चुअली। करेक्ट। यहाँ पर अगर मैं फॉरेन कंट्रीज का एग्जांपल लेती हूँ तो वहाँ पर स्टूडेंट जब जाता है तो वो वेटर की जॉब करने के लिए भी रेडी रहता है। करेक्ट, बिल्कुल सही। और यहाँ पर आप उसको कंप्यूटर सिस्टम पे डेटा एंट्री करने बिठाएंगे, दैट टाइम ही थिंक कि मेरे को क्यों डेटा एंट्री के लिए बोला जा रहा है। करेक्ट करेक्ट। तो ये तो जनरेशन की और थिंकिंग की प्रॉब्लम है, ये एजुकेशन पॉलिसी की प्रॉब्लम नहीं है। पॉलिसी तो ऑलवेज ये सोच के बनाई जाती है कि इससे और कितना अच्छा इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, इससे और कितने अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। मैम, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो शायद स्टूडेंट ओरिएंटेड है। एग्जैक्टली। कि वो स्टूडेंट्स को आज और बेहतर बनाने की कोशिश के लिए हमने ये पॉलिसी डिज़ाइन करी है, पर उन स्टूडेंट्स के करियर को शेप करने के लिए टीचर्स का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो उन्हें ट्रेन करने के लिए पॉलिसी में क्या कुछ क्लॉजेस हैं या नहीं है? एग्जैक्टली। अगेन मैं फिर आपको, एक्चुअली एजुकेशन पॉलिसी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक आपका स्कूल एजुकेशन हो गया, एक आपका हायर एजुकेशन हो गया। एंड एक और चीज़ मैम इसमें पूछना चाहूँगा, हायर एजुकेशन का भी यहाँ पे डेफिनेशन क्या है? 11th 12th ही है या कुछ और? हायर एजुकेशन इट मीन्स आफ्टर 12th। ओके ओके। आफ्टर 12th हायर एजुकेशन है। 12th तक तो आपका हायर सेकेंडरी जो चलता है, स्कूलिंग है, वही है। ठीक है। अब जो आपका क्वेश्चन था टीचर्स को लेकर, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने बहुत क्लियरली स्पेसिफाई किया है कि हर टीचर का 50 आवर्स का वर्कशॉप होना चाहिए। ये कैसे कैलकुलेट होता है? 50 आवर्स होते हैं, लाइक आप 3 आवर्स की ट्रेनिंग दिलवा दीजिए फुल डे उन्हें, या 5 डेज की 5 आवर्स की ट्रेनिंग दिलवा दीजिए, 2-3 और वर्कशॉप्स करवा दीजिए, है ना, जिससे वो ट्रेंड हो। ठीक। ओके। अपार्ट फ्रॉम दिस, पहले रिसर्च पेपर्स का कोई भी यूज नहीं था इन स्कूल लेवल। सीबीएसई ने वो भी इम्प्लीमेंट कर दिया है थ्रू न्यू एजुकेशन पॉलिसी। उसमें मेंशन है कि आपको रिसर्च ओरिएंटेड होना है। बेसिकली हम जो जितनी बातें कर रहे हैं ना सर, उसका मेन पॉइंट ही ये है कि हमारे यहाँ क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिसर्च ओरिएंटेशन नहीं है। करेक्ट। वाई वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी टाइम वाई, हम लोग वाई की बात ही नहीं करते हैं। करेक्ट करेक्ट। शायद इसी वजह से हमारे देश में इनोवेशन की कमी है। एग्जैक्टली। सो मैम, इसके लिए
लाइक हम स्टार्ट करते हैं जिन्होंने हमारे देश की देश की एजुकेशन सिस्टम का पूरा सत्यानाशा करा था, है ना, हमारे मैकॉले जी, जो हमारे इंग्लैंड से आए थे। सो उनका लेटर आज भी बहुत फेमस है जो उन्होंने इंग्लैंड में लिखा था। उन्होंने ये कहा था कि अगर इंडियन एजुकेशन इंडियंस के ऊपर अगर आपको राज करना है, सो आपको उनके एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना होगा जो गुरुकुल सिस्टम हुआ करता था। और इंडियंस अपने कल्चर से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। इंडियंस एक दूसरे के साथ में बहुत ज़्यादा घुल मिल के चीज़ों को करते हैं, लाइक ग्रुप प्रोजेक्ट्स वगैरह। आज अगर हम एजुकेशन सिस्टम को देखें तो मैकॉले के समय से ही जो एजुकेशन सिस्टम आज बना हुआ है, तो वही सिस्टम चल रहा है कि बच्चों को बचपन से ही 9 to 5 की जॉब के लिए प्रिपेयर किया जाता है, जिसमें 1 घंटे का खाने का समय मिलता है। बच्चों को स्कूल में भी लंच ब्रेक्स होते हैं 1 घंटे का, और दिन भर उनके लिए मेहनत वाला काम होता है। उसके बच्चों के वहाँ से जब बच्चे पास आउट होते हैं, उसके बाद बच्चों की जो एक स्किल्स देखी जा रही है वो थोड़ी सी क्लरिकल स्किल्स होती हैं। बच्चे क्यों ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों नहीं है, ये पूछना भूल जाते हैं। बच्चों को बताया जाता है कि आपको ये सब चीज़ें पढ़नी क्योंकि एग्जाम्स में आने वाली। मैं खुद जिस कॉलेज में पढ़ता था वो उस कॉलेज में भी हमको फैकल्टीज ये बताते हैं कि ये सब चीज़ें एग्जाम्स में आने वाली हैं, दिस इज़ IMP, तो ये IMPs हैं, तो आपको ये अच्छे से पढ़ लो क्योंकि इस पर आप पास हो जाओगे। सो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था मैम, उसकी वजह से आज जो इंडिया की जो ग्रोथ हो रही थी कहीं ना कहीं वो हैम्पर हो रही है। पर जो न्यू एजुकेशन सिस्टम है उसकी वजह से भी तो इंडिया कुछ ज़्यादा खास ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो ग्रास रूट लेवल है वहाँ पर तो आज भी सेम प्रोसेस में ही चल रही ना चीज़ें। देखिए, वी कैन ट्राई, जो पॉलिसीज़ हैं वो पॉलिसीज़ के इम्प्लीमेंटेशन में हम कोशिश कर सकते हैं। एंड हर इंस्टीट्यूट, हर स्कूल अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है ना। करेक्ट। देखिए, टीचर्स कभी भी ऐसे नहीं होते हैं कि वो बच्चे को कुछ सिखाना नहीं चाहते हैं, कुछ बताना नहीं चाहते हैं। मैं आपको यहाँ थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहूँगा, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट मैंने इसको थोड़ा सा गांव के स्कूल्स में जब हम लोग NGO के थ्रू जब वहाँ पे पढ़ाने के लिए जाते हैं तो हमने वहाँ पर देखा है कि वहाँ के फैकल्टीज़ इतने भी पढ़े लिखे नहीं होते हैं कि वो सही से कैलकुलेट कर सकें और वो बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब 11th-12th की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए, बीच में अगर हम बात करते हैं तो अगर आपको याद हो तो 2000 वी कैन से 14-15 के बाद से, है ना, स्टार्टअप्स का बहुत ज़्यादा है, इनोवेशंस का बहुत ज़्यादा है, यूनिकॉर्न्स अब दिखने लगे हिंदुस्तान में। करेक्ट। तो हमने कहीं ना कहीं उस चीज़ को तो वी कैन से लाइट दिखाया है कि आप इनोवेशन के ऊपर काम करिए। करेक्ट, है ना। यंग जनरेशन भी आजकल ये सोचती है कि मैं अपना स्टार्टअप ओपन करूंगा, मुझे जॉब नहीं करनी है। करेक्ट। ठीक है, चाहे उनका बैकग्राउंड कैसा भी है, फाइनेंशियल सपोर्ट है या नहीं है, बट उनका माइंडसेट ये कहता है कि मुझे स्टार्टअप में ही जाना है। करेक्ट। ठीक है, बट प्रॉब्लम ये हो रही है कि वो चीज़ों को पहले सीखना नहीं चाह रहे हैं। सॉरी, गवर्नमेंट के थ्रू आपको जॉब नहीं मिल पा रहा है, तो गवर्नमेंट भी इतनी सारी n नंबर ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन निकालती है। आप वो क्लियर करिए तो आपको कोई भी गवर्नमेंट और कोई भी कंट्री में कोई भी पर्सन आपको नहीं रोक सकता है। बिल्कुल सही। आपको उतना कैपेबल तो होना पड़ेगा। करेक्ट। आप डिग्री लेकर, या हम ये नहीं कह सकते कि मेरे पास बस डिग्री है और मुझे जॉब दे दो। ये तो मैंने आपको सिनेरियो अभी बताया था कि ये तो 70s का सिनेरियो है कि व्हेन यू हैव डिग्री और आपके पास जॉब आ रही है। करेक्ट। आज की डेट का सिनेरियो नहीं है, जब हमारे पास डिग्री लेने वाले 10% पॉपुलेशन का 10% भी लोग नहीं थे। करेक्ट, बिल्कुल सही। और आज की डेट में हर पर्सन के पास डिग्री है। करेक्ट। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि हमें डिग्री लेते ही जॉब मिल जाए? करेक्ट। तब तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा ना कि हम में कुछ अलग कैलिबर है। करेक्ट, बिल्कुल सही। दैट टाइम आप बोलो कि ठीक है, मेरे पास ये कैलिबर है, ये टैलेंट है मेरे पास, उसके बाद भी मुझे जॉब नहीं मिल रहा है। मैम, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है अभी और करंट जो अभी सिनेरियो चल रहा है, 12th है, 12th के ना BBA BCom है, उसके बाद में MBA है, तो अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो एक बहुत ही सिंपल टर्म्स में अगर स्टूडेंट या हम अगर Tier 3 सिटीज़ के पेरेंट्स को अगर हम ये चीज़ समझाना चाहें तो उसको कैसे समझाएंगे? देखिए सर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत इजीली फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें एक क्लॉज ये भी है कि स्टूडेंट 40% ऑनलाइन टीचिंग पर भी जा सकता है। मतलब इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का ऑप्शन है? दोनों के ऑप्शन है ना।
ये आपको नहीं रोकेगी, आप 40% ऑफलाइन ऑनलाइन कंटेंट ले सकते हैं। ओके क्लियर है? ओके सेकेंड थिंग, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको 3 इयर्स में डिवाइड किया है फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। फर्स्ट ईयर अगर कोई स्टूडेंट यूजी लेवल पर पास आउट करता है, यूजी मतलब यूजी इट मींस अंडर ग्रेजुएट, मतलब बीबीए बीकॉम वाले लेवल बीबीए पे बीकॉम वाले, ठीक है अगर वो फर्स्ट ईयर पास करता है तो Okay. ही और शी विल गेट द सर्टिफिकेट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी जहाँ से Okay. वो एफिलेटेड है। ठीक है सेकेंड ईयर दे विल गेट डिप्लोमा एंड थर्ड ईयर दे विल गेट डिग्री, बैचलर्स डिग्री। ओके ओके ओके, करेक्ट जो पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि आप 3 साल कंप्लीट करने पड़ेंगे तब आपको डिग्री ही मिलेगी, सिर्फ बीच में आपको कुछ भी नहीं कुछ भी मिलेगा। नहीं मिलेगा करेक्ट अब जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि आजकल बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अब कोई स्टूडेंट सपोज बीकॉम करने आता है, बीबीए करने आता है, बीए करने आता है, उसने 1 ईयर कंप्लीट किया, सेकेंड ईयर वो सोचता है कि नहीं मुझे अब ये वाली फील्ड में आगे एजुकेशन नहीं करना है, मैं कुछ टेक्निकल सोचता हूँ, मैं वोकेशनल सोचता हूँ, मैं अदर कुछ स्किल्स डेवलप करना चाहता हूँ, तो वो इसको सर्टिफिकेट लेकर छोड़ सकता है। ओके ताकि सर्टिफिकेट से प्रूव हो जाए कि इसने इतनी पढ़ाई कर इतनी रखी है पढ़ाई कर ली है, जो Okay. पहले मार्कशीट पर नहीं होता था वो नहीं होता इनकम्प्लीट मानी जाती थी। करेक्ट 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 देन इसी के साथ साथ अगर बाद में वो स्किल डेवलप कर लेता है और उसे लगता है कि नहीं अब मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ, तो वो सर्टिफिकेट दिखाकर डिप्लोमा एंड बैचलर डिग्री ले सकता है। इसको मैं मेरे व्यूअर्स को एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देके समझाना चाहूँगा, मुझे बताइएगा अगर मैं सही जा रहा हूँ या नहीं। ओके, कि स्टीव जॉब्स जब व्हेन ही वाज नॉट स्टीव जॉब्स तब उन्होंने कैलीग्राफी सीखी थी, तब उन्होंने बुद्धिज़्म को फॉलो करना स्टार्ट किया था, तब उन्होंने धीरे से थोड़ी बहुत कोडिंग करना सीखी थी, तब उन्होंने वॉजनियाक के साथ मिलकर कुछ कुछ हार्डवेयर वर्किंग करना सीखी थी। एंड जब उन्होंने एप्पल बनाया तो एप्पल में उन्होंने इन सब चीज़ों को इंटीग्रेट कर दिया, जिसकी वजह से आज जो एप्पल है वो एप्पल है। सो कहीं ना कहीं ऐसा है कि अगर उन्होंने कैलीग्राफी सीखी है तो उनको कैलीग्राफी का एक सर्टिफिकेट होगा उनके पास एग्जैक्टली कि नाउ आप स्टीव जॉब्स का कैलीग्राफी आती है। अगर स्टीव जॉब्स ने हार्डवेयर में वर्किंग करना सीखी है तो उनको जिस लेवल तक उन्होंने सीखा उस लेवल का उनका सर्टिफिकेट होगा। तो कंपनी को अगर उस बेसिक लेवल का काम भी उनको चाहिए होगा तो उनके पास सर्टिफिकेट होगा और वो इजीली उस चीज़ की जॉब पा सकते हैं। जॉब पास, मतलब कि अब जो जॉब मिलना जो है वो इतना डिफिकल्ट नहीं हो जाएगा, बस वो जॉब करने की इच्छा होना चाहिए। इच्छा होनी चाहिए। अभी मैं और उसको कंटिन्यू करती हूँ। लाइक इसके बाद 4th ईयर आता है। ओके ओके, तो 4th ईयर में जो बीकॉम है उसमें ऑप्शन है कि अगर स्टूडेंट का अच्छा CGPA रहता है, ओके 7.5 रिलेटेड उसका स्कोर रहता है, ओके दैट टाइम वो ऑनर्स ऑप्ट कर सकता है, जो पहले स्टार्टिंग से ही चलता था बीकॉम में। हाँ, बीकॉम ऑनर्स करके बीकॉम ऑनर्स एक अलग ही कोर्स हुआ करता था अलग पहले। ही कोर्स हुआ अब वो 4th ईयर हो गया। 4th ईयर में उसको मिलेगा अगर उसका CGPA अच्छा रहा तो। करेक्ट अपार्ट फ्रॉम दिस वो कंटिन्यू कर सकता है एज अ रिसर्च अपनी इस डिग्री को। इसमें सबसे बड़ा जो चेंज आया है वो उन स्टूडेंट्स के लिए आया है जो PhD करना चाहते हैं, ओके जो डॉक्टरेट अपने नेम के आगे डॉक्टरेट लगाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन में पढ़ाना चाहते हैं, तो दैट टाइम उन लोगों के लिए सबसे बड़ा चेंजेस है। 4th ईयर में वो नेट के लिए अपीयर हो सकते हैं, JRF के लिए अपीयर हो सकते हैं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए। एंड इसी के साथ साथ अगर वो ये क्लियर कर लेते हैं तो वो डायरेक्टली PhD में जा सकते हैं। इसके पहले MPhil हुआ करता था 18 मंथ्स का, आप वी कैन से 2 ईयर्स पूरे ही उसमें लग जाते थे रिजल्ट वगैरह आने करने में। तो अब वहां से वो बैक हो गया, अदरवाइज डबल PG करना पड़ता था स्टूडेंट को। ओके तो पेरेंट्स के लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए जानना ज़रूरी है कि अब वो 4 इयर्स की चीज़ जो पहले आप आफ्टर UG मतलब बीकॉम BBA करने के बाद आपको 2 इयर्स PG भी करना है, देन MPhil भी करना है, मतलब 4 इयर्स आपको डिवोट करने पड़ते थे एजुकेशन में, देन फिर आप PhD के लिए एनरोल कर सकते थे। ओके तो ये बहुत बड़ा चेंज है जिसके थ्रू आप PhD को इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब 12th के बाद बच्चे ने UG करा, BBA BCom का डिग्री लिया, इसके बाद पर्सन को MPhil करना होता था एंड इसके बाद देन ही कैन अप्लाई फॉर PhD। उसके पहले नहीं कर सकते थे PhD के लिए अप्लाई। और अब क्या चेंजेस आए हैं कि अब वो MPhil वाली चीज़ ख़त्म ही हो गई है, अब वो अपने BBA BCom के साथ ही PhD कर सकते हैं या फिर MBA के बाद? ना देखिए, BBA BCom के बाद उसको क्या करना पड़ेगा, 4th ईयर में
ऑनर्स लेना पड़ेगा, ऑनर्स और रिसर्च डिग्री, कोई भी एक चीज। कोई भी। अगर उसका अच्छा सीजीपीए है और वो जाना चाहता है तो बीकॉम की अगर हम बात करें तो ऑनर्स में जा सकता है, ओके और कहीं इतना एम्फेसिस ऑनर्स को था नहीं बीकॉम के अलावा, तो वो रिसर्च डिग्री में चला जाएगा इन शॉर्ट वी कैन से 4th ईयर में। ओके और वो क्या करेगा, नेट के लिए अप्लाई करेगा, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है Okay. उसके लिए अप्लाई करेगा। ओके वहाँ पे जीआरएफ में उसका होता है, तो कोई भी यूनिवर्सिटी के पास उसको इंटीग्रेटेड पीएचडी मिल जाएगा। ये इंटीग्रेटेड पीएचडी क्या होता है? इंटीग्रेटेड पीएचडी मतलब उसका पीजी होगा और उसी के साथ साथ उसका पीएचडी कंप्लीट हो जाएगा। जो उसको पहले अलग अलग करना पड़ रहा था, अब वो साथ में हो सकता है, उनकी चीजें वो साथ में हो सकता है। ओके ओके। एंड पीएचडी इज द वी कैन से कि सबसे इम्पोर्टेंट और मेन है जिसमें रिसर्च वर्क किया जाता है। ओके तो अगेन जो हमारा पॉइंट था कि रिसर्च का प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये एजुकेशन पॉलिसी एंड आपको रिसर्च ओरिएंटेड करवाने के लिए किया जा रहा है। करेक्ट। कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट ठीक है, अगर रूट लेवल पर नहीं समझ पा रहा है रिसर्च का इम्पोर्टेंस, तो एटलीस्ट हाई लेवल पर वो आकर, अगर वो इतना एजुकेशन ले रहा है तो वो इस लेवल पर आकर अपना एजुकेशन रिसर्च ओरिएंटेड करे। सो मैम, जैसे भी सरकार इतना ज़्यादा अगर रिसर्च एनालिटिक्स पर अगर फोकस कर रही है, तो क्या इससे आज हमारा हिंदुस्तान भविष्य में इन नेक्स्ट डेकेड क्या ग्लोबल लेवल को अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है? डेफिनेटली वी आर ट्राइंग फॉर दिस। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अब हमारा जो एजुकेशन पॉलिसी है उस पॉलिसी में बहुत सारे चेंजेस आने बाकी हैं। बेसिकली अभी पॉलिसी बनी है ना, अब इस पॉलिसी से रिलेटेड बहुत सारे लॉज बनना बाकी है। ठीक, पहले फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ अभी जो है वो कोलैबोरेशंस होते हैं। करेक्ट है ना, फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैबोरेशन हुआ, इट मींस दे हैव गुड कोर्स, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा। तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स ने इंडिया में, उन एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स ने उनके साथ कोलैबोरेशन कर रखे हैं। वो सर्टिफिकेशन कोर्सेज डिस्टेंस के थ्रू आपको मिल जाता है और आप 1 या 2 बार विजिट करिए, देन यू कैन गेट दैट सर्टिफिकेट। मतलब इंदौर में अगर कोई एक कॉलेज है और वो उसका एजुकेशन अगर बहुत अच्छा है, बहुत तगड़ा है, बट अगर वो बच्चे को किसी बड़े नेम के साथ अगर एसोसिएट करना चाहते हैं, तो वो एबीसी कॉलेज जो है, उस एबीसी कॉलेज ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ में टाई अप कर लिया। तो बच्चा पढ़ेगा एबीसी कॉलेज इंदौर के अंदर ही, बट एट द एंड ऑफ द ईयर जो उसको डिग्री मिलेगा वो हार्वर्ड का एसोसिएटेड डिग्री मिलेगा उसको। वी कैन से दे कैन गेट सर्टिफिकेट, नॉट सर्टिफिकेशंस। ओके ओके। डिग्री तो उसे वहीं की मिलेगी, एबीसी कॉलेज का ही डिग्री मिलेगा, एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी जहाँ से भी है वहां से उसे डिग्री मिलेगी। ओके। बट कोलैबोरेशन के साथ सर्टिफिकेट वो ले सकता है, वहाँ के ले सकते हैं। ओके। बट इसमें एक और चेंज ये करने वाली है गवर्नमेंट कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज को कैंपस प्रोवाइड करने वाली है इन इंडिया, जो उनकी प्लानिंग है। मतलब कि अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएस में बैठने की जगह वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अपना एक और सेंटर इंडिया में भी खोल ले। डेफिनेटली गवर्नमेंट उनको इनवाइट करने वाली है। ऐसा उनकी प्लानिंग में, उनकी पॉलिसी में है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज भी इंडिया में अपने कैंपस ओपन कर सकती है। लाइक हम एमआईटी का एग्जांपल ले सकते हैं ना, उनके अलग अलग कैंपसेस हैं, नोएडा है, जयपुर है, जयपुरिया एक इंस्टीट्यूट है, ऑर्गेनाइजेशन है, हम उसका एग्जांपल दे सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके बहुत सारे कैंपसेस इंडिया में ही हैं। ठीक है, तो वैसे ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, अदर यूनिवर्सिटीज हैं, उनके भी कैंपस यहाँ पर इंडिया में ओपन हो सकते हैं। एंड गवर्नमेंट इस चीज को आगे बहुत तेजी से रोल आउट करने वाली है। एग्जैक्टली। ओके, तो इससे मतलब एग्जैक्टली स्टूडेंट्स को जॉब प्लेसमेंट में या कंपनीज को कैंडिडेट्स की क्वालिटी में क्या डिफरेंस देखने को मिल सकता है मैम सर्टिफिकेशन से? देखिए, अगर हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, अदर यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़, तो ये तो हमारा पूरा माइंडसेट अभी भी क्लियर है कि अदर यूनिवर्सिटीज़, अदर कंट्रीज़ में जो पढ़ा रही हैं वो प्रैक्टिकल बेस होता है। एंड हमारी कंट्री में हम लोग लिटरेचर थ्योरेटिकल में ज़्यादा जाते हैं। ये आज भी हमारी मेजर प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। तो डेफिनेटली जब हम उन कंट्रीज़ के यूनिवर्सिटीज़ के साथ कॉलअप करेंगे या वो कंट्रीज़ की यूनिवर्सिटीज़ हमारे कैंपस में होंगी, तो इजीली सर्टिफिकेशन लेना स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबिलिटी रहेगी और अफोर्डेबल भी रहेगा। बिकॉज अगर मैं दूसरी कंट्री में जाकर रहती हूँ तो मेरे एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। करेक्ट। बट अगर मैं इंडिया की ही किसी सिटी में रहती हूँ तो मेरे एज कम्पेयर टू दैट एक्सपेंसेस नहीं होंगे। करेक्ट। तो वो हर स्टूडेंट के लिए, हर स्टूडेंट इट मीन्स हाँ, जो करना चाहते हैं, कैलिबर हैं जिनमें,
वो यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैब कर सकते हैं। मतलब घर बैठे बैठे अब स्टूडेंट्स को हर एक टीयर 1 टीयर 2 सिटीज़ के अंदर उन्हें एक इंटरनेशनल एक्सपोजर या ग्लोबल एक्सपोजर उनको मिल सकता है इन सर्टिफिकेशंस के थ्रू। Exactly. और इसमें कंपनीज को इसमें क्या फ़ायदा मिलेगा जो रिक्रूटर्स हैं? देखिए, अभी हमारी एजुकेशन पॉलिसी और कंपनीज के बीच जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि कंपनी जो चाहती है वो एजुकेशन में नहीं है। हाँ करेक्ट, डिमांड और सप्लाई डिमांड सप्लाई मैच नहीं हो रहा है। करेक्ट, दैट्स वाई हम इतना वो रिक्रूट नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल। तो अगर हमारे पास वो प्रैक्टिकल नॉलेज है स्टूडेंट के पास, अगर वो स्टूडेंट के पास कैलिबर है, उसको नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, वर्किंग नॉलेज है, तो कंपनीज को इजी रहेगा। कंपनी को अब उसको लेकर सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज अभी कंपनीज क्या कहती हैं, इवन आप इंजीनियरिंग भी ले लीजिए, पहले इंजीनियरिंग का बूम हुआ करता था तो इंजीनियर को एज इट इज़ ले लिया। आजकल कंपनीज इंजीनियर्स को वैसे ट्रीट करती हैं जैसे कि वो बीकॉम बीबीए के ग्रेजुएट्स को ट्रीट कर रही हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। बिकॉज उतना वी कैन से इंडस्ट्री गैप बहुत ज़्यादा है, एजुकेशन और इंडस्ट्री में गैप बहुत ज़्यादा है जो फिल नहीं हो पा रहा है। करेक्ट। तो इन सर्टिफिकेशन कोर्सेज के थ्रू वो जो गैप है वो फिल हो जाएगा, तो कंपनीज का टाइम बचेगा सिखाने का। करेक्ट करेक्ट। मैम इसकी वजह से शायद क्या ये भी सही बात है कि जो कंपनी जो टेक कंपनीज़ हैं, जो बड़ी बड़ी टेक कंपनीज़ अगर वो इंडिया में अपना बिजनेस ओपन अप करना चाहती हैं, जैसे टेस्ला हो गया, जीई हो गई, तो ये कंपनीज़ को जो एप्पल को भी जैसे बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ा था जब उन्होंने अपना पहला प्लांट यहाँ पर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टार्ट किया था, क्योंकि इंडिया के लोग उतना कैलिबर या उतना स्किल्ड, इतनी बारीकी से काम करना जानते ही नहीं थे। हमारा एक पर्सन होता है जो ऑलराउंडर होता है, मतलब वो इंजीनियरिंग भी कर, अगर वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो वही आपका ग्राइंडर मिक्सर भी सुधार रहा है, वही आपके लिए सॉफ्टवेयर भी बना रहा है, वही वेबसाइट भी बना रहा है, वही 10 काम, मतलब वो तो ऑल इन वन चाहिए होता है। इंडिया में बिजनेसेस, जो छोटा बिजनेस होता है एसएमईज, उसको ऑल इन वन पर्सन चाहिए कि वो एक ही बंदा सारे काम कर ले। बट जो बड़ी टेक कंपनीज होती हैं उन्हें बहुत ही स्पेशलाइज्ड, बहुत ही स्किलफुल पर्सन चाहिए। ये एग्जैक्टली सिर्फ एक ही स्किल आती है इसको, बस इस स्किल के अंदर इसका कोई तोड़ नहीं है। तो शायद बाहर की जो कंपनियां इंडिया में अपना प्लांट लगाने में हिचकिचाती हैं, तो वो शायद अब उस चीज़ को बहुत इजीली कर पाएंगे, क्योंकि वो जो वहाँ पर ट्रेनिंग मिलती है, हमारे स्टूडेंट्स को भी यहाँ पर वही ट्रेनिंग मिलती है बिकॉज ऑफ दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो अब होने वाली है। सो क्या इससे हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है और जो एक फॉरेन कंट्रीज़ की जो कंपनीज़ का जो एक हमको एफडीआई चाहिए, क्या इसमें हमको ग्रोथ देखने को मिल सकती है? एग्जैक्टली देखिए, वही पॉइंट है कि जो स्टूडेंट है अगर उसके पास कैलिबर है तो कंपनीज आने में भी हेजिटेट नहीं होंगी। बिकॉज आप कुछ भी कर लीजिए, आपको मैन पावर तो रिक्वायर्ड होगा ही होगा। मशीनरी हम कितनी भी लगा सकते हैं, पर उस मशीन को ऑपरेट करने के लिए आपको ह्यूमन बीइंग ही चाहिए। करेक्ट। और वो अगर स्किल्ड मिल जाएगा हमको तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। फिर आपको सिखाने की, ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की, फिर आपको बहुत माइन्यूटली उनको, मतलब आपके एटमॉस्फेयर में उसको सिर्फ मिक्स करने की रिक्वायरमेंट रहेगी पर्सन को, आपको उसको ट्रेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। करेक्ट। ये वाली चीज़ सबसे प्लस रहेगी। और अगर ये पॉलिसी पे इम्प्लीमेंशन हो जाते हैं राइट वे में, लाइक अभी तो मैं आपको एग्जांपल दूं कि अभी सारी इंडिया की सारी यूनिवर्सिटीज़ ने एनईपी एक्सेप्ट भी नहीं किया है, एक जैसा सिनेरियो हुआ भी नहीं है। अभी भी यूनिवर्सिटीज़ हमें ये नहीं बोल सकती, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कर्नाटका का, एमपी का, महाराष्ट्र का, अभी भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी स्टेट्स बाकी हैं जिन्होंने एनईपी पे वर्क नहीं किया है। ओके, मतलब ये भी अभी ऑन प्रोसेस ही चल रहा है कि उसको अप्लाई कैसे करें। अभी तो 2-3 स्टेट्स ही हैं जिन्होंने प्रॉपर्ली इस पे वर्किंग स्टार्ट करी है, एंड दोज आर कर्नाटका, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। हाँ, एंड बाकी स्टेट्स अभी सोच रहे हैं। हाँ, बाकी कई सोच रहे हैं, बाकी कई प्रोसेस में है, बाकी किसी ने कर दिया है। जबकि आपका जो गवर्नमेंट ने बोला था वो आपका 2020 था, 20 में बोला था, है ना। करेक्ट। उन्होंने टाइमिंग भी दिया था। अब आप बताइए, गवर्नमेंट ने टाइमिंग दिया है 25 तक का, बट अभी भी 25 तक का सारी जो यूनिवर्सिटी स्टेट्स हैं उन्होंने इम्प्लीमेंशन नहीं किया। अभी भी बाकी हैं स्टेट्स बहुत सारे। तो अभी बहुत सारे स्टेट्स बाकी हैं जिसको एनईपी में इम्प्लीमेंशन करना है। तो अगर हम इसके रिजल्ट का अभी से एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं तो बहुत जल्दी होगा। ये तो मतलब 2050 की बात है। हाँ, अभी तो हमारा सही से रिजल्ट देखना है इसका। हमारा वर्किंग इस पे चल रहा है।
ओके ओके। पूरी कंट्री का एक साथ। ये तो मतलब वो इंडियन डेवलपमेंट वाली चीज़ हो गई कि इंडिया का डेवलपमेंट हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है। 70 साल हो गए, 100 साल भी हो जाएंगे, 150 साल भी हो जाएंगे, फिर भी वो इंडिया डेवलपिंग स्टेज में ही रहेगा। सर अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो यूथ है वो अच्छा प्रिडिक्टिव, मतलब उस सेंस में कि बहुत ही अच्छा इनकम सोर्स में और बहुत हमको सपोर्ट करने वाला हो इकोनॉमी को, तो कंटिन्यूशन हार्डवर्क की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमने ये मेजर स्टेप बहुत लेट उठाया। करेक्ट। जो हमें स्किल बेस हो जाना चाहिए था वो हम काफ़ी लेट हमने स्किल बेस जो पेपर्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, वो हमारे हायर एजुकेशन में इम्प्लीमेंट करें हैं। हम अगर दूसरी कंट्रीज़ का एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक अगर मैं आई थिंक रशिया में ऐसा है कि वो सिनेरियो क्लियर कर लेते हैं एक एज तक, मिडिल एज तक, 14-15 तक की एज तक में, कि अगर बच्चे का स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो उसको कंपल्सरीली मैथ्स और साइंस के लिए प्रेशराइज नहीं किया जाता है। दे हैव सेपरेट स्कूल्स फॉर देम, कि वो स्पोर्ट्स वाला जो स्कूल है उसी में जाएगा। अगर उसे इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट आ रहा है तो जहाँ पर मैथमेटिक्स स्ट्रांग होगा, जो उसने अगर डिसाइड कर लिया है, तो उसको उसी स्कूल में भेजा जाएगा। करेक्ट। वो स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, वो स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। तो वो जैसा मैं आपको बार बार एग्जांपल दे रही हूँ, स्कूल एजुकेशन में तो वो चीज़ें अब इम्प्लीमेंट होनी स्टार्ट हुई हैं। जैसे मैंने आपको कोडिंग का स्टार्टिंग में एग्जाम्पल दिया था, तो सारे बच्चे नहीं करेंगे ना, जो नहीं करेंगे वो क्लियर हो गया कि इसका मैथमेटिकल और एनालिटिकल माइंड नहीं है, इसका लिटरेचर माइंड है, इसको पोएम में मजा आता है, इसको कंटेन में मजा आता है। तो ये वाला पॉइंट हमको अब वर्क करना है, अलग अलग करने का। तो डेफिनेटली ये लॉन्ग प्रोसेस है, अभी तो स्टार्टिंग हुआ है इसका, वी कैन से। मैम क्या इसको हम अगर एक पिक्चर की तरह डिपिक्ट करना चाहें तो क्या ये तारे ज़मीन का ही सिनेरियो नहीं बन रहा है? तारे ज़मीन पे जो आमिर खान जी ने जो मूवी बनाई थी, सिंस वो जो स्टूडेंट था वो एक अलग ही लेवल पे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज और स्ट्रेसफुल हो रहा था, जबकि उसका कैलिबर जो था वो एक आर्टिस्टिक और ड्राइंग्स वगैरह में थोड़ा ज़्यादा था। दैट इज अनदर पॉइंट। ये एक फैमिली और पेरेंट्स वाला पॉइंट आ जाता है, जहाँ पे पेरेंट्स की साइकोलॉजी, पेरेंटिंग, पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन, पेरेंट्स ड्रीम, वो वाली चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं जो हम बात कर सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज का कहीं कोई रोल नहीं था। करेक्ट करेक्ट। पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ना। बट ये भी है कि ऐसी बहुत सारी मूवीज ने और बहुत सारी चीज़ों ने थिंकिंग प्रोसेस ऑफ पेरेंट्स थोड़ा चेंज कर दिया है, वी कैन से। मैम बट आज के पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर और ज़्यादा पॉजिटिव हो गए कि मतलब पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा अगर इंदौर जाके पढ़ रहा है, बहुत से जो बच्चे बाहर के आते हैं वो बोलते हैं तुम आराम से कुछ मत करो, सिर्फ पढ़ाई करो। बच्चा का जॉब भी करना चाह रहा है तो शायद पेरेंट्स उसको कई बार अलाउ नहीं करते। पेरेंट्स से प्रेशराइज आता है, मतलब बहुत प्रेशर रहता है कि यार ठीक है 1-2 साल कर लो, उसके बाद जो भी है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं क्या हमें फैकल्टीज़ और हम स्टूडेंट्स को लेकर देखें, कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि बच्चे की ज़िंदगी में आधा समय फैकल्टीज़ अपना रोल निभाती, बट आधा समय तो पेरेंट्स के पास होता है बच्चा स्कूल से बाद। एग्जैक्टली। देखिए, अगर जब तक आप बच्चे को कंफर्ट जोन ब्रेक करना नहीं सिखाएंगे, एग्जैक्टली, तब तक ग्रोथ नहीं है, तब तक ग्रोथ पॉसिबल ही नहीं है। उसको कंफर्ट जोन ब्रेक करना आना ही चाहिए। करेक्ट। पेरेंट्स सब कुछ दे सकते हैं सर, पेरेंट्स क्या नहीं करते अपने बच्चों के लिए, बट उनको ये चीज़ भी माननी चाहिए कि अगर उन्होंने बहुत प्रोटेक्टेड कर दिया है ना, तो ग्रोथ नहीं है उसकी। वो आप ये सोचिए, उस बच्चे को आपने जब से वो 10-11 साल का हुआ, 10th ईयर तक तो हर कोई अपने बच्चे को बहुत प्रोटेक्टिव रखता है, बहुत प्यार से ही रखता है, लाइफ लॉन्ग रखते हैं। बट अगर आपने उसको 11-12 ईयर्स का जब तक से हुआ है, वो आपने उसको रेक्टिफाई करना स्टार्ट नहीं किया, उसको करेक्ट करना स्टार्ट नहीं किया, आपने उसको डांटना स्टार्ट नहीं किया, तो वो बहुत कंफर्ट जोन में चला जाता है। वो राइट रॉन्ग के डिसीजंस वगैरह जो है, क्योंकि उसको पता है कि जो है वो सही है, बस जो कर रहा हूँ वो सही है। करेक्ट। पेरेंट्स पूरा सपोर्ट करेंगे मुझे। तो पेरेंट्स को कहीं कहीं उनका कंफर्ट जोन ब्रेक करना चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, मुंबई में बहुत सारे बच्चे बहुत स्ट्रगल करते हैं। ऐसी बड़ी बड़ी जो सिटीज़ हैं वहाँ के बच्चे ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं एज कम्पेयर टू छोटी सिटीज़ जो होते हैं। ओके। बिकॉज वहाँ पर उनको बहुत चीज़ों वो अलग अलग कैटेगरी के लोग स्टूडेंट से मिलते हैं। पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हर स्टैंडर्ड के लोगों से वो मिलते हैं, तो वैसे बच्चे की एक्सपेक्टेशन बढ़ती है। करेक्ट। तो उसको उन सब चीज़ों को ग्रैब करने के लिए, उन सब चीज़ों को करने के लिए मेहनत करने देना चाहिए।
हाँ पेरेंट्स को अपनी एक लिमिट सेट करनी चाहिए कि हमारा इतना ही काम है, इससे ज़्यादा तो आपको करना ही पड़ेगा। जो हम सोचते हैं पेरेंटिंग के लिए, आप नॉर्मल एज तक रखिए। जैसे चाणक्य ने भी अपनी एक बुक में लिखा है कि आप 10 साल तक अपने जो बच्चे हैं उनको आप बहुत अच्छी तरह से पालिए, उसके बाद 10 से 15 साल तक के बच्चे को बहुत डांट के रखिए, एंड 15-16 के बाद आप उसके फ्रेंड बन जाइए। जो 4-5 साल उसकी ग्रोथ के हैं वो आप उसको बिल्कुल टाइट पकड़ के रखिए। कंफर्ट जोन में बिल्कुल नहीं आना। कंफर्ट जोन में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। करेक्ट। इसी के साथ जो एनईपी है वो एक इंटर्नशिप, फील्ड ट्रिप वगैरह पर भी वर्क करता है बहुत ज़्यादा। न्यू एजुकेशन मैंने भी पॉलिसी रिसेंटली देखा कि अभी आप बच्चों को सांची के Exactly. वहाँ पे फील्ड विजिट्स पे लेकर गए थे, तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? सर एक्चुअली बच्चों ने उससे पहले कभी कोई मशीनरी नहीं देखी होती है, एग्जैक्टली। उनको वहाँ का वर्किंग प्रोसेस नहीं पता होता है। हाँ हाँ। सांची तो एक मिल्क प्रोडक्शन है, इससे पहले हम लोग टाटा है या बहुत अलग अलग कंपनीज हैं, इवन प्रिंटिंग भी, दैनिक भास्कर जैसा जो प्रिंटिंग प्रेस है वो बहुत अच्छी तरह से बच्चों को एंटरटेन करते हैं, गाइड करते हैं, बताते हैं सब चीज़ें। अच्छा। पेपर, न्यूज़पेपर जो हम पढ़ते हैं बच्चों को, बहुत बच्चों ने आके मुझे बताया कि मैम हमें पता ही नहीं था कि मतलब जो न्यूज़पेपर है उसका पेपर इम्पोर्ट होता है। हाँ, चाइना का आता है इम्पोर्ट। करेक्ट। बच्चों को नहीं पता रहती हैं ये चीज़ें। करेक्ट। तो ये सब बच्चों को जब हम विजिट कराते हैं, फील्ड ट्रिप्स करवाते हैं, तो बच्चों को सब चीज़ें क्लियर होती हैं, प्रोसीजर पता लगता है। फार्मर बैकग्राउंड के तो उन्हें तो सिंपली ये पता है कि ठीक है मिल्क हमारे प्रोडक्शन में आ जाता है, हम उसको प्रेशराइज कर लेते हैं, ये चीज़ इतना छोटा ही उन्हें समझ में आता है। उससे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं, मशीनरी के थ्रू प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट रहता है, ये सब भी उनको उस विजिट के थ्रू क्लियर होता है। इसके बाद कंपनीज के साथ जो हमारे कोलैबोरेशंस होते हैं उसमें इंटर्नशिप्स प्रोवाइड करवाई जाती है स्टूडेंट को। एंड न्यू एजुकेशन जो आपका पॉलिसी है इसमें इंक्लूड किया गया है इंटर्नशिप्स को कंपलसरी। ओके। बच्चों को इंटर्नशिप करनी है, बच्चों को सीख कर आना है, चाहे आप मार्केटिंग फील्ड में ले लीजिए, आप किसी भी फील्ड में ले लीजिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्लियरली मना करता है कि आप एजुकेशन सेक्टर की इंटर्नशिप मत करिएगा। टीचिंग में स्कूल्स की इंटर्नशिप वैलिड नहीं है इस पूरे करिकुलम में। आप मैन्युफैक्चरिंग की कर सकते हैं, मार्केटिंग की कर सकते हैं, फिनांस की कर सकते हैं, जहां आपका इंटरेस्ट है आप जाके इंटर्नशिप कर सकते हैं। एंड बकायदा इसके वाइवा होते हैं, एक्सटर्नल्स आते हैं इस पॉलिसी के थ्रू। तो बच्चे को रेडी रहना पड़ता है कि जो काम उसने सीखा है उसको रिप्लाई भी करना है, पूरा प्रोजेक्ट प्रिपेयर करना रहता है। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, आप मानेंगे नहीं, जो बहुत अच्छी तरह से इंटर्नशिप करते हैं। इतनी अच्छी तरह से इंटर्नशिप्स करते हैं कि जिन कंपनीज में वो जाते हैं वो उनको हायर करने के लिए रेडी रहती है। करेक्ट। बट जैसा आपने बोला, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अगर बच्चे बहुत अच्छी तरह से काम भी कर लेते हैं तो उनके पेरेंट्स उनको इंटर्नशिप के बाद जॉब नहीं करने देते। करेक्ट। ये एक प्रॉब्लम तो है ही सही। तो इंटर्नशिप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पर मैम बच्चे इंटर्नशिप्स करते कहाँ हैं? मतलब बहुत कम। मैंने जो मेरा एक मतलब ऐसे कोई प्रॉपर रिसर्च बेस्ड बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बट ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ कि अगर 100 बच्चे हैं तो 100 में से सिर्फ 10 ही बच्चे जो इंटर्नशिप एक्चुअल में करते हैं। बाकी जो 90 बच्चे होते हैं वो सर्टिफिकेट्स जुगाड़ने में और कैसे भी करके इस चीज़ को कंप्लीट करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं, ना कि एक्चुअल में उस इंटर्नशिप से एक्सपीरियंस गेन करने में। एंड मैंने उन 10 बच्चों का भविष्य बहुत ही स्ट्रैटेजिकली बदलते हुए देखा है, जिन्होंने उस इंटर्नशिप को बहुत सीरियसली लिया था। मेरा खुद का भाई, मतलब मेरे मामा जी को तो उससे कोई उम्मीद ही नहीं थी बिकॉज माई मामा जी फ्रॉम अ वेरी गुड बैकग्राउंड, फाइनेंशियली ही इज़ वेरी गुड नाउ। सो मेरे भाई ने जब इंटर्नशिप करी अहमदाबाद की बहुत अच्छी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में, एंड आज वो इतना ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो गया है कि आज वो उनके फैमिली के बिज़नेस को छोड़कर उस बिज़नेस को या उनके साथ जुड़ के आज मार्केटिंग में इतना एक्सप्लोर कर चुका है कि दिल्ली में जियो के कुछ इवेंट्स होते हैं, वो उनके साथ में उनकी डिजिटल मार्केटिंग को संभालता है। नाउ ही इज़ गोइंग टू US टू लर्न मोर अबाउट दिस फील्ड। सो कहीं ना कहीं उसका एक ब्रेनस्टॉर्म जो हुआ है वहाँ पे जाके अहमदाबाद जाने के बाद, जो उसको एक आउट ऑफ द बॉक्स जो उसको एक माहौल मिला है वहाँ पर, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा उसके लिए। और हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसमें इतना ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा हमको। एंड बट वो 90 बच्चे जो नहीं करते ना मैम, वो कहीं ना कहीं यहीं पे स्ट्रगल ही कर रहे होते हैं। वो लाइक
क्या बोल सकते हैं, फिश इन द पाउंड एग्जैक्टली। टाइप ऑफ। तो हम इस चीज़ को कैसे बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं, बच्चों को इस चीज़ का हम रिजल्ट्स कैसे दिखा सकते हैं? देखिए, हमें क्या करना रहता है, लाइक मेरी खुद की डॉटर है, उसका साइकोलॉजी है, ओके। शी इज़ डूइंग यूजी इन साइकोलॉजी। तो अब इंटर्नशिप की बात आई, तो दैट टाइम मैंने उन्हें बोला कि ठीक है, आप बोले मैं कहाँ करूँगी। मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली क्या होता है ना सर, इन स्टूडेंट्स को आपको रियलिटी बताना बहुत ज़रूरी होता है लाइफ का, कि लोग, क्योंकि हम लोग अब अच्छी फैमिली से हैं तो हम लोग सब अच्छी तरह से प्रोटेक्टेड रखते हैं बच्चों को। तो मैंने एक रिहैब के बारे में सुना, तो मैंने उसको उस रिहैब में भेजा, ओह ग्रेट। क्योंकि वहाँ पर भी जो इश्यूज होते हैं वो हाँ, साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, सबसे ज़्यादा वही होते हैं वहाँ पर, बिल्कुल है ना? सही है। तो जब वो डेली वहाँ पे इंटर्नशिप करके आ रही थी ना, तो इवनिंग में वो मुझे ऐसा हुआ, उनके साथ ये प्रॉब्लम थी, वो बच्चा 6-7 ईयर्स का था, तब से वो ड्रिंक कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, वो 14 ईयर्स में रिहैब में है मम्मा। मतलब तब उसको वो रियलिटी समझ में आई कि लाइफ ऐसी करेक्ट। है ना। उसको उसके पीछे के रीजन समझ में आए। अगर वो साइकोलॉजी कर रही है, मतलब उसको यही जानना है कि रीजन क्या है उसके पीछे। जब उस बच्चे ने ये स्टेप उठाया, करेक्ट। तो उसको वो जब बैठ रही थी वहां पर, सब सुन रही थी, तो उसको सब चीजें समझ में आई कि ये ऐसे ऐसे रीजन होते हैं जिसके कारण लोग एडिक्ट होते हैं। करेक्ट। और किस मतलब बहुत सारे इश्यूज उसको समझ में आने लगे। तो ये तो है कि सब जो एक्चुअल इंटर्नशिप करेगा ना, उसको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी, उसको लाइफ रियल दिखेगी। और जो नहीं करता है, तो सीधी सी बात है ना कि अगर हम काम नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। करेक्ट। आप किसी भी फील्ड में ले लीजिए, आप फार्मर को ले लीजिए, हमारे पास फार्मिंग बैकग्राउंड के भी स्टूडेंट्स आते हैं। तो मैं एक ही चीज बोलती हूँ कि अगर आप फार्मर हैं और आपकी लैंड पर कुछ भी नहीं हो रहा है, तो आप कितने दिन ऐसे रह लोगे? आपको Correct. कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना उसको ग्रो करने के लिए। वहां पर आपको वर्कर्स अगर आपने रखे हुए हैं, तो उन वर्कर्स को वॉच करना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, एंड दे आर डूइंग। तो ये एक उनके लिए इंटर्नशिप है। करेक्ट। कि आप वो चीजें देख रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो आप वहां पर अपना एफर्ट दे रहे हो। तो मैं उनसे यही बोलती हूँ कि आप दूसरी इंटर्नशिप मत ढूंढो। आप ये मत ढूंढो कि मुझे लाइक आपने डिजिटल का एग्जाम्पल दिया है, तो मुझे डिजिटल मार्केटिंग में ही करना है, मुझे इस मार्केटिंग में करना है, मुझे, मैं उनसे बोलती हूँ आप फार्मिंग बैकग्राउंड के ही एरियाज ढूंढो, आप सीड्स वालों की मार्केटिंग देखो, करेक्ट। आप जो पेस्ट कंट्रोल होता है उनकी आप मार्केटिंग देखो, उनका यूटिलाइजेशन देखो। आप जो आपके खेत में करते हो वो सब चीजें लिखो आपकी फाइल में। आप मत लाओ अलग से कोई भी सर्टिफिकेट, आपको काम वही करना है ना आगे भी, तो आप वही चीज लिखो जिसका आप रिप्लाई भी कर पाओ, जो आपको आता भी हो। तो दैट इज, जब आप इंटर्नशिप के बारे में बच्चों को इतना ओपनली बोलोगे ना कि आपकी फील्ड का इंटरेस्ट आप लाओ, करेक्ट। दैट टाइम दे कैन डू। अगर आप फार्मिंग बैकग्राउंड वाले बच्चे को अगर मैं बोलती हूँ कि नहीं तुमको डिजिटल मार्केटिंग में ही इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, तो Correct. उसका तो इंटरेस्ट डेवलप होना ही नहीं है कर ना? लेगा इंटर्नशिप, बट वो उसमें कुछ लर्निंग नहीं हो पाएगी, लर्निंग नहीं करेगी, तो दैट टाइम वो उस समय तो वो फिर फेक सर्टिफिकेट या फिर जैसा आप बोल रहे हैं वो झूठा काम करके ही लाएंगे। आप उनको ओपन छोड़ दीजिए, आप उनसे उनसे पूछिए। ये थोड़ा मेहनत का काम है हर एक टीचर के लिए, कि उसको पूछना पड़ेगा स्टूडेंट से कि तुम क्या काम करते हो, तुम्हारा कहाँ इंटरेस्ट है। हाँ, जस्ट लाइक पेरेंट्स। देन उसके बाद वो राइट इंटर्नशिप करेंगे। तो मैम, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम अभी देख रहे हैं कि अभी बहुत बड़ा गैप आया है पूरे हिंदुस्तान में, कि सिर्फ 3 ही स्टेट्स ने अभी जो उसको सही से मतलब अडेप्ट करने के लिए थोड़ा सा इच्छा जताई है, अभी सही से अडेप्ट हुआ नहीं है वो, और पूरे देश भर में उसको अप्लाई करने में और उसके बाद उससे रिज़ल्ट निकालने में जो समय लग रहा है, अब क्या लगता है कि ये कब तक ये चीज़ें पॉसिबली हो पाएंगी, या मतलब दूसरे स्टेट्स क्या इस चीज़ को इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दे पा रहे हैं? सो देखिए, इम्पोर्टेंस तो हर कोई देता है, चीज़ें जब चेंजेस होती हैं, पॉलिसी जब मैंडेटरी होती है, वी कैन से कि लोग बहुत जल्दी चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते। ये एक प्रॉब्लम है ही सही। ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर ग्रोथ नहीं होनी है।
करेक्ट। सेकेंड, हम जो पॉलिसी की बात कर रहे हैं सर, अगर हम अभी बात कर रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की 2020 की, तो रिसेंटली 23-24 में भी उस चीज़ को अगेन से पॉलिश किया गया है। ये तो पॉलिसी बनी है अभी, इस पॉलिसी पर तो कंटिन्यूएशन में वर्क होना है। करेक्ट, हाँ हाँ बिल्कुल सही है। जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, एवरी डिकेड चेंजेस होते थे पहले, 80s में हुए, 90s में हुए, तो ऐसे पहले हर डिकेड में चेंजेस होते थे, जो अब टाइम कम होके 2 to 3 ईयर्स में चेंजेस हो रहे हैं, बिकॉज आपको रिजल्ट दिखना चालू हुआ है। आपको जब रिजल्ट दिख रहा है और लग रहा है अब यहाँ पर कमी है, तो हमें इस चीज़ पर वर्क करने की ज़रूरत है। हम इंटर्नशिप की बात कर रहे हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल पर। पॉलिसी इज सेइंग कि आप 9th से स्टूडेंट को इंटर्नशिप पर भेजिए। करेक्ट, मैं अगले सवाल वही पूछने वाला था। आप 9th स्टैंडर्ड में जब बच्चा आ जाता है तब आप उसको इंटर्नशिप पर भेजिए। करेक्ट। पहले ऐसा नहीं था। पहले 9th और 10th के बच्चे जो हैं वो फोकस ऑन स्टडी ओनली, पास होना है, परसेंटेज लाना है, बोर्ड एग्जाम्स हैं, 9th में कुछ नहीं करना, 10th में कुछ नहीं करना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स हैं, आपको वो फेस करना है, आपका पूरा कंसंट्रेशन पढ़ाई पर होना चाहिए। अब इन सब चीज़ों को चेंज किया जाएगा। यहाँ पर चेंज करने की रिक्वायरमेंट है, और जैसा पॉलिसी में कहा गया है कि आपको वैसे ही करना है। आप इंटर्नशिप्स प्रोवाइड करिए, आप अपने इंटरेस्ट, एंड इसके साथ सबसे बड़ा जो मेजर चेंज आने वाला है वो ये आने वाला है कि अगर कोई स्टूडेंट सपोज इंजीनियरिंग कर रहा है, या उसका ड्रीम इंजीनियरिंग करना है, उसको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ना है, तो अगर उसका लिटरेचर में इंटरेस्ट है, उसका हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, उसका ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है, तो वो एक पेपर उसमें से ले सकता है। ओके, ये सबसे बड़ा चेंज है। ओके, लाइक अभी हमारे पास भी जो चीज़ें हैं, हमारा अगर स्टूडेंट चाहता है तो वो म्यूजिक ऑप्ट कर सकता है, वो डांस चाहता है वो डांस ऑप्ट कर सकता है, वो पेंटिंग रिलेटेड कुछ चाहता है, फैशन डिजाइनिंग रिलेटेड कुछ चाहता है, तो वो ऑप्ट कर सकता है। मतलब अगर मैं PCM का स्टूडेंट हूँ एंड अगर मैं चाहूँ कि मुझे कॉमर्स की जो टैक्सेशन वाला जो सब्जेक्ट है, GST अगर मुझे सीखना है, तो मैं PCM का स्टूडेंट होने के बावजूद भी मैं GST को ऑप्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी इच्छा है उसको सीखने की। एंड उसी इन द सेम वे अगर मैं चाहूँ कि PCM को अगर मैं बाद में अगर छोड़कर कोई दूसरी फील्ड में जाना चाहूँ, तो वो भी मैं कर सकता हूँ यूजिंग अ सर्टिफिकेट। जितना सीखा है उसका सर्टिफिकेट लेकर फिर मैं फील्ड को स्वैप भी कर सकता हूँ। मैं फील्ड स्वैपिंग नहीं, एक अलग आप एड ऑन कर सकते हो। लाइक मेरा म्यूजिक में इंटरेस्ट है ना, तो मैं एक इलेक्टिव पेपर म्यूजिक ले सकती हूँ। ओके, फिर मुझे अदर इलेक्ट्रिक पेपर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। करेक्ट, करेक्ट। मैं एक पेपर एड ऑन कर सकती हूँ, वेरी सिंपल, एक कोई पेपर छोड़कर एक पेपर एड ऑन कर सकती हूँ। करेक्ट। जैसे हम ओल्ड पॉलिसी की बात करते हैं या ओल्ड हमारे करिकुलम की बात करते हैं, मैंने कॉमर्स लिया है तो मुझे सारे ही पेपर्स कॉमर्स के पढ़ने पड़ेंगे। अगर मेरा एक माइंड कहता है कि नहीं मुझे थोड़ा हिस्ट्री पढ़ना चाहिए, मुझे ज्योग्राफी पढ़ना चाहिए, मुझे डांस पढ़ना चाहिए, तो मैं वो नहीं पढ़ पा रही थी। करेक्ट, क्योंकि मेरी फ्रेम में सिर्फ कॉमर्स के ही पेपर फिट हो रहे थे। करेक्ट, करेक्ट। बट अब मैं एक कॉमर्स के पेपर को हटाकर उसमें डांस का एक पेपर ले सकती हूँ, उसमें म्यूजिक का एक पेपर ले सकती हूँ। मतलब मैं अपनी क्रिएटिविटी को, अपने चॉइस को, अपने इंटरेस्ट को छोड़ूंगी नहीं, वो भी मेरे करिकुलम का पार्ट हो जाएगा। मतलब सिलेबस बहुत फ्लेक्सिबल हो गया है। अब मैं सब्जेक्ट्स डिसाइड करूंगा कि मुझे किन सब्जेक्ट्स का एग्जामिनेशन देना है। एग्जैक्टली। पहले वो सब्जेक्ट्स नहीं हुआ करते थे, वो चीज़ नहीं थी। वो चीज़ जो सरकार ने डिसाइड कर दिया कि आप अगर कॉमर्स ले रहे हो तो आपको सिर्फ इन्हीं सब्जेक्ट्स में ही आपका आगे एजुकेशन होगा, इन्हीं सब्जेक्ट्स में ही आपके आगे बातचीत होगी, तो वो चीज़ खत्म हो गई। अब बैरियर्स खत्म हो गए, बेसिकली बैरियर्स खत्म हो गए। एग्जैक्टली। देन इसी के साथ साथ जो PCM वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है, बिकॉज पहले वो सिर्फ प्रेशर में ही उनको सिर्फ वही सब्जेक्टिव पढ़ने रहते थे। अब ये सब चीज़ें एड ऑन हो जाएंगी तो उन्हें काफ़ी यूजफुल होंगी सभी चीज़ें आगे जाके। स्ट्रेस रिलीज करने में या बहुत इंटरेस्ट रहता है पेरेंट्स के कारण या सोसाइटी के कारण, बच्चे ले लेते हैं PCM PCB वगैरह जैसे सब्जेक्ट। करेक्ट। बट उन्हें चॉइस में रहता है कि मुझे हिस्ट्री पढ़ना है, इंटरेस्ट होता है मुझे ज्योग्राफी पढ़ना है। आप एक और सिनेरियो देखेंगे, आजकल ह्यूमैनिटीज़ लेने वाले स्टूडेंट नंबर भी बढ़ रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। करेक्ट, करेक्ट। पहले ये था कि जिसका 90% आ रहा है, 95% आ रहा है, वो तो साइंस स्ट्रीम ही लेगा। बिल्कुल सही है ना। बट अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने ऐसे देखे हैं, 95, इवन मेरी ही भांजी है 94 95 उसका CBSE 10th में बना है।
एंड देन उसके बाद उसने ह्यूमैनिटीज लिया। करेक्ट। तो ये काफ़ी कुछ चेंजेस आ रहे हैं, पेरेंटिंग में भी चेंजेस आ रहे हैं, सोसाइटी में भी चेंजेस आ रहे हैं, पॉलिसी भी सपोर्ट कर रहा है। जब ऐसा ओवरऑल सिनेरियो बन जाएगा तो ओवरऑल सिनेरियो के बाद तो डेफिनेटली हमें रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। मैम जैसे आज जो हमारा फर्स्ट इन न्यू पॉलिसीज़ के साथ में हमारे एमपी में एक नया फर्स्ट बैच पास आउट हुआ है, तो जब वो कंपनीज़ ने जिन्होंने उनको रिक्रूट करा तो उन कंपनीज़ का फीडबैक क्या रहा इन स्टूडेंट्स के लिए? सो देखिए, अभी जैसे हम बोल रहे थे कि 100% तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, करेक्ट। स्टूडेंट्स ने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, इंस्टीट्यूट्स ने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, तो अभी तो बोलना बहुत जल्दी होगा कि क्या इम्पैक्ट रहा है। बट डेफिनेटली बहुत कुछ बच्चों को सीखने को मिला। जैसे मैं कॉमर्स के स्टूडेंट्स की बात करती हूँ, अगर हमने उनको टैक्सेशन, अकाउंट, जीएसटी वाले पेपर एड ऑन करके दिया है, अकाउंटिंग विद जीएसटी एड ऑन करके दिया है, तो उस बच्चे ने उससे पहले वाले बैचेस में कभी भी आईटीआर नहीं देखा था। करेक्ट है ना, उसने जीएसटी के चालान नहीं देखे थे। करेक्ट। ठीक है, बट अब उस सब बच्चे ने सब कुछ देखा है। और अगर वही बच्चा सीएसीएस भी अगर साथ में कर रहा है और वो प्रोजेक्ट और फाइल बनाकर दे रहा है, तो डेफिनेटली उसके लिए इंटर्नशिप्स करना बहुत इजी हो जाएगा। तब हमारे पास ये फीडबैक ज़रूर आया कुछ सीएसीएस स्टूडेंट्स के इंटर्नशिप के थ्रू कि स्टूडेंट में चेंजेस हैं, क्योंकि वो पहले आईटीआर का फॉर्म फर्स्ट टाइम देखते थे, अब वो फर्स्ट ईयर से देख रहा है। करेक्ट। एक्सपोजर मिल रहा है उसको बहुत ज़्यादा। करेक्ट। तो इसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल। बट ये है कि इसमें हमें बच्चों को फ्री करना पड़ेगा। जैसे अभी मैंने आपसे बोला, हमें बच्चों को फ्री करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, उनका इंटरेस्ट जनरेशन निकालना पड़ेगा। हमारी इच्छा उनके ऊपर नहीं डालनी रहेगी कि नहीं आपको यही पढ़ना है। करेक्ट। उसके लिए इंस्टीट्यूट्स को भी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। इंस्टीट्यूट व्हाट इफ़ दे हैव नो दैट टाइप ऑफ कोर्सेज ना, तो वो बच्चों को मना कर देते हैं कि नहीं आप ये मत लीजिए, है ना। मैं नेम नहीं लूंगी, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है वो उसको बेनिफिट नहीं बताएंगे उसको कि इस चीज़ के ये बेनिफिट होंगे। दैट टाइम इंस्टीट्यूट फ्री कर सकता है बच्चे को, वो स्वयं के पोर्टल से कोर्स करे, आपको सिर्फ वो क्रेडिट एड ऑन करना है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की एक सबसे बड़ी चीज़ अभी मैं आपको और बताती हूँ, दे आर वर्किंग ऑन ABCID, एकेडमिक बैंक क्रेडिट। ओके। ये हर बच्चे का बनना मैंडेटरी हो गया है। उसका रीज़न ही ये है कि मेरे पास जो क्रेडिट है, जितना मैंने क्रेडिट लिया है, वो वहाँ पर कलेक्टिव होता जाएगा। मैम इसको आप पूरा स्टार्टिंग से एकदम बेसिक लेवल से समझाइए ना, ये चीज़ एकदम नहीं है। देखिए, क्रेडिट पॉइंट्स हैं हर एक सिलेबस में, है ना, एंड हर स्टूडेंट को पास होने पे क्रेडिट मिलता है, मार्क्स मिलते हैं, उसको क्रेडिट डिनोट करते हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अब अगर बच्चा, जैसे मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि वो स्वयं पोर्टल से कोर्स कर सकता है, स्किल्स वाले उसने कोर्सेज किए, है ना, जो उसको करना था। करेक्ट। अब वहां से जो क्रेडिट मिलेगा, वो क्रेडिट इसके एकेडमिक बैंक क्रेडिट में ऐड हो जाएगा। ओके, मतलब वो अगर ऑनलाइन स्वयं पोर्टल से भी कुछ अगर कोर्स करता है तो वहाँ पे जो उसके मार्क्स होंगे वो उसके कॉलेज के जो मार्क्स रहेंगे, रिजल्ट रहेगा, उसमें भी उसको ऐड ऑन कर लेगा। एग्जैक्टली, यूनिवर्सिटी में उसके क्रेडिट ऐड ऑन हो जाएंगे। ओके, अंडरस्टूड, बिल्कुल। मतलब उसने यहाँ पर तो सब दिया, हाँ, उसकी मार्कशीट में सब चीजें हैं, करेक्ट, बट ऑथेंटिसिटी स्वयं की है। करेक्ट। तो स्वयं के पोर्टल का जो क्रेडिट है वो भी उसके क्रेडिट स्कोर में ऐड हो जाएगा। करेक्ट। और जब तक अगर वो एकेडमिक बैंक क्रेडिट नहीं बनाएगा तो स्कोर को ऐड ऑन कहाँ करेंगे? तो वो ऐड ऑन करने के लिए वो क्रेडिट बैंक बनाया गया है। लाइक हमारी सब डेटा एक जगह है, लाइक मैं आधार कार्ड से अगर अपने आप को या पैन कार्ड से लिंक करती हूँ तो बैंक के पास पूरी डिटेलिंग मेरी आ जाएगी। वैसे ये एकेडमिक है, एकेडमिक बैंक क्रेडिट है। जैसे ही मैंने अपना वो आइडेंटिफिकेशन नंबर डाला, मेरे जितने भी क्रेडिट हैं वो शो हो जाएंगे। ओके, ठीक है, ठीक अब है। इसमें ये भी है कि अगर बच्चा फॉरेन इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने के लिए जाता है आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 4 इयर्स, तो वो ABCID दिखाएगा, उसका सारा स्कोर उनके पास आ जाएगा। और इवन कौन कौन से सब्जेक्ट्स में उसने करा है वो भी उनको दिख जाएगा, मिल जाएगा। क्योंकि ये शायद जो आईडी रहेगी, क्या वो वही 5+3+3 वाला जो कॉन्सेप्ट है वहीं से स्टार्ट हो जाएगी ये चीज बनना? अभी इन लोगों ने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है अगेन इन हायर एजुकेशन, BBA BCom में ही अभी वो चीज अप्लाई, बट लेटर ऑन वो सब में ऐड ऑन हो सकती है वो चीजें, वो सारी यूनिवर्सिटीज में हर जगह ऐड ऑन होगी। अब वो धीरे धीरे फिर बेसिक से ऐड ऑन हो जाएगी।
बट इसके लिए अगेन प्रोसीजर में टाइम लगेगा. लाइक हायर एजुकेशन में भी एकदम इम्प्लीमेंट नहीं हुआ. लास्ट ईयर से हमारे यहाँ की यूनिवर्सिटी ने बोला कि मैंडेटरी है वो नंबर डालना, तब फॉर्म अप्रूवल होगा. मैंडेटरी है वो नंबर डालना, तब आपको एडमिशन मिलेगा. ओके ओके तो हर स्टूडेंट के लिए अब वो कंपलसरी हो गया है. ओके ओके. तो वो भी आप देखिए कितने साल बाद, आफ्टर 3 years, इम्प्लीमेंशन के 3 years बाद. 5 years ही होगा. 2025 चल रहा है. 25 चल रहा है, मतलब एक पूरी बैच, एक सब कुछ पूरा निकल पूरा गया है. क्लियर हो गया है. तो दैट टाइम 4-5 years इम्प्लीमेंशन में लगा. करेक्ट. तो टाइम तो लगेगा इस चीज को. मैम एक जो सबसे बड़ा हमने पहले भी एक पॉइंट डिस्कस किया था बच्चों के वर्क प्रेशर को लेकर. तो अब इसमें जैसे मैं समझ पा रहा हूँ कि तो बच्चे वो सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे जिसमें उसको पढ़ने में मज़ा आ रहा है. मतलब पढ़ाई तो करनी है अभी भी, पहले भी करनी थी, बट अब वो चीज़ें पढ़ सकते हो जिसमें आपको मज़ा आ रहा है. पहले वो चीज़ें पढ़ना पड़ती थी जो हमने फिक्स कर रखी होती थी. तो जो आज की तारीख में जो बच्चों के एक सुसाइड रेट्स हैं या जो एक स्ट्रेस लेवल्स है बच्चों को स्कूल से जो स्ट्रेस बना जाता है, जो भारी भारी बस्ते हैं बच्चों के, क्या उन चीज़ों पे इसका क्या इम्पैक्ट आएगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी का? देखिए सर, पॉलिसी तो सपोर्टिव है. करेक्ट है ना. वो आपको वही करने देना चाह रही है जो बच्चा करना चाहता है. और ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से नहीं सर, ये पहले से है. बहुत सारी चीज़ें पहले से हैं, बट वो इम्प्लीमेंशन प्रॉपर वे में नहीं हो पाती है. जैसे 2000 के आसपास ही सीबीएसई ने रूल निकाल दिया था कि बच्चों का बैग इतने केजी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. अच्छा. है ना. ओके. एंड इतनी ही बुक्स होनी चाहिए, इतनी ही कॉपीज़ होनी चाहिए. बट वो क्या होता है ना, नहीं इम्प्लीमेंट होता है ना. सीसीई पैटर्न निकाला था, अगर आपको याद हो तो 2014-15 के आसपास सीसीई पैटर्न निकाला था. है ना. सीसीई पैटर्न मतलब कंटिन्यूशन इवैल्यूएशन निकाला था, जिसमें बच्चों को ब्रेक कर दिया गया था कि आपका इतना ये वैल्यूएशन होगा, इतना प्रोजेक्ट्स पर इतने वैल्यूएशन होंगे, आपके असाइनमेंट्स के इतने वैल्यूएशंस होंगे. वहाँ पर फिर आपका पीयर बिल्कुल वहाँ पर प्रेशर नहीं जा रहा था एजुकेशन के ऊपर कि आपको इतना ही लिखना है, इतना ही पढ़ना है. बट धीरे धीरे उसमें भी चेंजेस आते गए. तो ये सब चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड कर रही हैं कि हम इम्प्लीमेंशन उसका कैसे ले रहे हैं. हम बहुत सारे वोकेशनल वगैरह जब कोर्सेज इंट्रोड्यूस करेंगे तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें कम होती जाएंगी. अब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जब बच्चे जाते हैं, स्कूल्स छोड़ के बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते हैं, फुल डे वो इंस्टीट्यूट में बैठे रहते हैं. देन वहाँ पर वो सिर्फ वही पढ़ते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है. 8 आवर्स तक की वो वहाँ पर पढ़ाई करते हैं. तो वो उस स्ट्रेस में, उस प्रेशर में रहते हैं. तो उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकती है कोई भी पॉलिसी. करेक्ट. वो वाला एक अलग मेजर इशू है जो हम लोग आज भी फेस कर रहे हैं. मैम स्पेसिफिकली ये चीज़ें हमने यूपीएससी और एमपीपीएससी के एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा देखा है. बच्चों मतलब कोचिंग्स में एक जो उन्होंने माहौल बना रखा कि आप अगर आज मेहनत करना है, 4 घंटे की नींद है और कल लाल बत्ती या जो भी है मतलब उसमें आपको वो मिल सकती है. तो बच्चे इतना मतलब 4-4, 5-5 साल तक वो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं और फिर भी अगर वो क्लियर नहीं कर पा रहे तो वो मतलब उसके अलावा उनको कुछ आता ही नहीं ज़िंदगी में. तो फिर ले दे के इवन दोज पीपल आर लाइक कि अब हम क्या करें. Exactly. और जो मुझे ऐसा लगता है कि जो एमपीपीएससी और यूपीएससी की प्रिपरेशंस कर रहा है उसका माइंड तो इतना ब्रॉड इनफ हो जाना चाहिए कि यार उसके लिए जॉब ढूंढना अगर उसके लिए मुश्किल हो रही तो फिर बाकी बच्चों के लिए तो पता नहीं कितना ही डिफिकल्ट होगा ये. सर वहाँ पर एक थोड़ा साइकोलॉजी वर्क करता है. Correct. बिकॉज जब आप 4-5 years किसी चीज़ के लिए मेहनत कर लेते हैं और आपको वो नहीं मिल रही है तो दैट टाइम आपने एक तो नॉलेज बहुत गेन कर लिया है. करेक्ट. है ना. करेक्ट. तो फिर आप अपने आप को एक स्टैंडर्ड पर सेट कर लेते हो कि मेरे पास इतना नॉलेज है तो मैं इससे कम पर कैसे काम करूँगा. हाँ. ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है. करेक्ट. करेक्ट. वो एक स्ट्रेस का लेवल ही अलग है. इसके अलावा जो हम आज बात कर रहे हो 9th-10th के स्टूडेंट्स सर आजकल कोचिंग जा रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल. वो स्कूल नहीं जा रहे. बिल्कुल. तो वो उस एज में ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं. करेक्ट. वो एक अलग इशू है. करेक्ट. एंड जो यूपीएससी वगैरह ये वाली चीज़ें, ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपेयर होने वाले बच्चे रहते हैं, ये वोकेशनल या अदर सर्टिफिकेशन कोर्सेज पर कभी नहीं जाते. कभी नहीं कर रहे. सही है. करेक्ट है. ये कभी भी किसी इंटर्नशिप में, जैसे हमारे पास भी ऐसे स्टूडेंट है, बिकॉज यूजी इज मैंडेटरी फॉर यूपीएससी एंड आईएएस एंड जो भी एग्जामिनेशन है उनके लिए यूजी कंपलसरी है. करेक्ट. तो दे आर थिंकिंग कि हम तो वो कर रहे हैं तो हमें ये सीरियसली लेने की क्या ज़रूरत है.
करेक्ट। स्टार्टिंग में जैसे आपने बताया था कि हमें स्कूल परसेंटेज अटेंडेंस की हमको कोई ज़रूरत नहीं है। करेक्ट तो मेरा यही रहता है कि आप करिए वो चीज़, वो तो आफ्टर यूजी ही है ना। करेक्ट उस पर तो मेहनत आपको आफ्टर यूजी ही करनी है, करेक्ट आफ्टर 3 years ही करनी है। बट ये आप 3 years भी नहीं बोलती हूँ मैं, बेसिक की 2 years बोलती हूँ। जब बच्चा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में रहता है तब उसको n नंबर ऑफ स्किल्स डेवलप करने की रिक्वायरमेंट है। करेक्ट वो तब सब चीज़ें सीख लेना, सीखा हुआ तो कभी वेस्ट नहीं जाएगा, लर्निंग तो कभी भी वेस्ट नहीं जाने वाली है। जैसे अभी आपने खुद ने ही एग्जाम्पल दिया था, है ना, बहुत सारे आप सर्टिफिकेट गैदर कर लो एंड देन जो आपको लाइफ में करना है वो तो करना ही है। उसके लिए तो कहीं कोई बाउंड्री है ही नहीं, आपको IAS यूपीएससी क्लियर करना ही करना है। तो दैट टाइम अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में मास्टर थे तो आपको वो भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा। करेक्ट करेक्ट। मैं अपने स्टूडेंट्स को यही बताती हूँ बार बार कि आप 1-2 साल में इतने सर्टिफिकेट गैदर कर लो कि आफ्टर लाइफ आपको जहां पर भी आप खड़े हो तो आप एटलीस्ट उस टॉपिक पर बोलने के लिए रेडी हो, उस टॉपिक को समझने के लिए रेडी हो। करेक्ट, बिल्कुल सही है। इफ यू आर मास्टर इन फाइनेंस तो मैं बच्चों को बोलती हूँ कि आप एक पेपर मार्केटिंग का या HR का साथ में ऐड ऑन कर लो, सारे ही पेपर फाइनेंस के मत लो। बिल्कुल सही है। उसमें ये रहता है कि व्हेन HR इज डूइंग समथिंग विथ यू तो वो किस पॉलिसी के थ्रू कर रहा है। करेक्ट, बिल्कुल सही है। या मार्केटिंग मीटिंग में वो पर्सन किस स्ट्रैटेजी के थ्रू, पॉलिसी के थ्रू अपना एग्जाम्पल या अपना प्रोडक्ट आपको दे रहा है। करेक्ट, बिल्कुल वो एग्जाम्पल आपको दे रहा है, तो आपको वो सब चीजें समझ में आनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए आपको सिर्फ एक ही ब्रैकेट में वर्क नहीं करना चाहिए। इफ यू आर फॉर फाइनेंस देन एक पेपर आपके पास मार्केटिंग या HR का होना चाहिए, इस टाइप से। एक अगर आपका IT में इंटरेस्ट है, बिकॉज IT इज नॉट सो मच सिंपल कि हर किसी का IT में कंप्यूटर में इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। करेक्ट। डिजिटल मार्केटिंग भी हर किसी के बस की बात नहीं है समझना। करेक्ट। अपना अपना इंटरेस्ट होता है उसमें। एक और चीज़ जो बच्चों को सबसे ज़्यादा एक प्रॉब्लम आज की तारीख में आती है वो है स्किल्स डेवलप करने के लिए चाहिए होता है पैसा। एग्जैक्टली। आज बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स होते हैं या तो वो उनकी अफोर्डेबिलिटी से बाहर होते हैं या तो फिर उन्हें वो इंस्टीट्यूट वो राइट स्किल्स नहीं दे पा रहे हैं जो वो चाह रहे थे बच्चे। तो क्या ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी इस चीज़ को किस तरह से रेक्टिफाई करने में मदद कर सकता है? क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में काफ़ी सारी जो वोकेशनल मतलब जो जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं वो इस बार इनबिल्ट ही हो रहे हैं, तो बच्चों को अलग से कोचिंग या फाइनेंशियल प्रेशर को झेलना नहीं पड़ेगा इसमें। एग्जैक्टली सर, लाइक मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था 32 वोकेशनल कोर्सेज हमारे MP हायर एजुकेशन के थ्रू एडेड है। करेक्ट। 32 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करते हैं। एग्जैक्टली इसके लिए बच्चे को अलग से फंड देने की ज़रूरत नहीं है, अलग से कहीं पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा मेरा एक और गाइडेंस रहता है स्टूडेंट को ऑलवेज कि आप 1 और 2 और 3 सर्टिफिकेशन कोर्सेज पर जाइए, शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेशन कोर्सेज पर जाइए, एकदम आप स्टैंडर्डाइज कोर्सेज पर मत चले जाइए। लाइक हर कोर्स का एक लेवल होता है, बिगनिंग लेवल होता है, एक मिडल लेवल होता है, हाई लेवल होता है। तो स्टूडेंट को ऑलवेज मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप अपना अमाउंट पूरा के पूरा स्टैंडर्ड कोर्सेज तक की एक चेन में इन्वेस्ट मत करिए। डेफिनेटली आपको ऐसा लगता है कि ये थोड़ा चीप रहेगा, थोड़ा सस्ता पड़ेगा, बट व्हाट हैपन कि स्टूडेंट सबसे पहला, मैं बार बार एक चीज़ बोलती हूँ, अपने इंटरेस्ट को जज करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। स्टूडेंट क्या करता है कि मेरे 10 फ्रेंड्स जो हैं वो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहे हैं और टैली का कोर्स कर रहे हैं और अदर कोर्सेज कर रहे हैं, मैं उनके साथ वो कोर्स कर लेता हूँ, भेड़ चाल जैसे, क्योंकि उनके फ्रेंड्स कर रहे हैं। बेसिकली उसका इंटरेस्ट है या नहीं वो जज नहीं कर पाता है। करेक्ट। तो ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आपके साथ एड ऑन क्या हुआ है, तो स्टूडेंट को उसका बेनिफिट उठाना चाहिए। उसे ये देखना चाहिए कि ठीक है, रिटेल मैनेजमेंट का जो कोर्स है जो वोकेशनल में एडेड है, या ब्यूटिशियन का कोर्सेज है, या न्यूट्रिशन डाइट वाला कोर्सेज एडेड है, तो ये कोर्सेज में मेरा कितना इंटरेस्ट है, तो मैं एक बार वो कोर्स अपने 3 इयर्स के करिकुलम में लेकर देख लूँ। अगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा डिजिटल मार्केटिंग बहुत स्ट्रांग है, मेरा टैली बहुत स्ट्रांग है, या मैंने जो न्यूट्रिशन वाला कोर्स ऐड किया था वो बहुत स्ट्रांग है, तो वो तो आपका सिंपल एक UG डिग्री के साथ नॉमिनल अमाउंट में हो गया। अब आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे इसको स्टैंडर्ड करना चाहिए, इसमें ही मेरा फील्ड बनाना चाहिए,
दैट टाइम वो एजुकेशन पॉलिसी का खत्म हो गया, उसका बेसिक पूरा हो गया, बिगनिंग का तो उसका कोर्स खत्म हो गया। अब वो अपने सेकेंड लेवल पर जाकर और हायर लेवल पर जाकर उस सर्टिफिकेशन को एड ऑन कर सकता है। ये एक सबसे बड़ी चीज हो गई है, क्योंकि बच्चे पहले क्या करते थे कि पूरा पेरेंट्स का पैसा एक लमसम कोर्स में लगा देते थे, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। चाहे उनका इंटरेस्ट था या नहीं। फिर क्या होता है ना, पेरेंट्स भी प्रेशर में आ जाते हैं, क्योंकि वो बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर चुके होते हैं, लाखों इन्वेस्ट कर चुके रहते बिल्कुल हैं। सही। तो फिर एक अलग सा स्ट्रेस जनरेट हो जाता है इस पूरी फैमिली में। तो दैट टाइम ये एजुकेशन पॉलिसी उसको भी काफी सपोर्ट करेगी कि बच्चे को बहुत चीजें समझ में आ गई हैं कि मैं इस चीज के लिए बना हूं या नहीं। दिस इज एक्सेलेंट आइडिया। मतलब आपको ज़रूरी नहीं कि उसमें लाखों रुपए लगाना है, आप कई सारे यूट्यूब पे फ्री में पढ़ लो, या कोई भी जो आपके इंटरेस्ट लग रहा है, जिसमें आपको लग रहा है कि आज आपको इंटरेस्ट आ रहा है, तो उस इंटरेस्ट को कितना लंबा चल सकता है उसके लिए छोटे छोटे कोर्सेज ट्राई कर लो। एंड वंस यू हैव ट्राइड मल्टीपल थिंग्स, देन यू कैन डिसाइड, यू विल डिसाइड बाय योर ओन। और आपके उसमें सफिशिएंट डेटा होगा ये डिसाइड करने के लिए कि वो जो टी का जो स्ट्रेट लकीर जाता है, अब उसमें वो स्ट्रेट लकीर होता है आपकी स्किल्स के लिए। अब आप उसमें कितनी बारीकी से अंदर तक उसमें जा सकते हो, और वो चीज़ एग्जैक्टली जो अब आप बता रहे हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वो चीज़ लेकर आ रहे हैं। और उसमें बच्चों को, जैसे आज हमारे यहाँ पे भी बहुत से बच्चे टैली या एक्सेल के लिए आते हैं, हम बच्चों को बोलते हैं अगर आपकी इच्छा है पढ़ने के लिए तो यूट्यूब, अनअकैडमी, उडेमी, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे। और अगर आपको इसमें सच में प्रोफेशनली करियर इसमें इस्टेब्लिश करना है तो ही आप हमारे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लीजिए, वरना आपका और हमारा दोनों का समय और नाम दोनों खराब होगा। आपने जो आज एग्जाम्पल दिया है, एग्जैक्टली उसी एग्जाम्पल को हमने हमारे पिछले पॉडकास्ट में डिस्कस किया था, जिसमें हमने CFA के स्टूडेंट्स को बुलाया था। अब बच्चों को CFA क्या होता है पता ही नहीं होता है, और बहुत सारे बच्चे CFA लेवल 1 जो फाउंडेशन होता है उसमें भी वो कोचिंग्स ज्वाइन करते हैं, क्योंकि CFA लेवल 1 का जो एग्जामिनेशन कॉस्ट होता है दैट इज़ इन लैक्स, जो US बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। तो बच्चे उस लाखों रुपए का जो एग्जामिनेशन फॉर्म होता है उसकी कॉस्ट से बचने के लिए बच्चे लाखों रुपए कोचिंग में भी भरते हैं, क्योंकि उनको खुद का कॉन्फिडेंस जो होता है और फैमिली प्रेशर जो होता है कहीं ना कहीं वो डगमगा रहा होता है। और अब वही वो फाइनेंस की चीज़ें जो हैं वो अब इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अपने कॉलेज में ही उस चीज़ को वो परस्यू कर सकते हैं, उसका एक छोटा फॉर्म, और फिर बाद में उसको स्टैंडर्डाइज फॉर्म में उसको लॉन्ग टर्म लेके जा सकते हैं, अगर वो उसमें उनका सही ग्रेडिंग या सही उनको लग रहा है कि यार नहीं, दिस इज़ व्हाट आई कैन मेक माई करियर इन। एग्जैक्टली यहाँ तो बहुत गेम चेंजर साबित होने वाली ये चीज़ है। तो दिस वन इज लाइक वेरी गुड थिंग, जो मुझे आज गूज़बम्स देने वाली चीज़ थी। ये पॉलिसी का यही मोटो है कि हम हर चीज़ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, देन यूजी लेवल पर आपको हर चीज़ राइट वे में मिल गई है, तो यू कैन शेप योर करियर वेरी इजीली। और पेरेंट्स की जो हार्ड एंड मनी है कहीं ना कहीं, जो आज कहते हैं ना, पिताजी जो है वो 2 समय की सूखी रोटी खाते ताकि घर पे माँ और बच्चे गर्म रोटी, तो वो जो पैसा जो वहाँ पे दिन भर कमा रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक फैमिली में ही राइट डायरेक्शन बच्चे को देने में हेल्प करेगा। एग्जैक्टली, क्योंकि पेरेंट्स तो हर चीज़ अपने बच्चों के लिए करना चाहते हैं, और बट क्या होता है ना, एक समय के बाद रिजल्ट का भी एक्सपेक्टेशन पेरेंट्स का बिल्कुल रहता है, वो भी गलत नहीं है, बिकॉज वो अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना मनी सब कुछ लगा देते हैं बच्चों के लिए, तो फिर उनका एक्सपेक्टेशन भी थोड़ा बढ़ता है। तो अगर बच्चा एजुकेशन पॉलिसी को राइट वे में ले रहा है, लाइक इंटर्नशिप वो अच्छी तरह से कर रहा है, तब भी उसे समझ में आ जाता है कि मैं जॉब के लिए बना हूँ या स्टार्टअप्स के लिए बना हूँ, या जॉब के लिए, मतलब या मुझे जॉब करना है या मुझे बिजनेस करना है। करेक्ट, वो इंटर्नशिप के थ्रू भी चीज़ें जज कर सकता है। करेक्ट। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा आगे आने वाले एरिया में। मुझे लगा मैम काफ़ी कुछ सीखने को आज आपसे मिला है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी का आई होप मेरे व्यूअर्स को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और thank you so much for your time, ma'am. Thank you so much for coming. Thank you. And thank you for enlightening my viewers, ma'am. Thank you for calling. Thank you so much. Thank you.